We have already started with chapter PGBP and we were doing section 28. Section 28 is the charging section which tells you under this head what all income is taxable. We have already learned point number 1 to 6. We'll continue with the further points. Okay? लेकिन एक बार पॉइंट नंबर 1 to 6 जो हम लोग ने कर लिया था उसका आपको एक शॉर्ट रिकैप देते हैं कि व्हाट वर दोज पॉइंट 6. आइए बुक पे लेट्स सी ऑल दो 6 पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट पीजीबीपी हेड में क्या टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस प्रोफेशन में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम टैक्सेबल होगी. पॉइंट नंबर 2 क्या कहता था कि अगर आपको सोल सेलिंग एजेंट बनाया गया है किसी कंपनी का, यानी आपके पास एजेंसी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है किसी कंपनी की, तो कंपनी से ये कहता है कि 5 सालों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाएगी. जो एग्रीमेंट किया जाता है एजेंसी के साथ वो 5 सालों का होता है. ठीक है. और इनकम टैक्स अब ये कहता है कि अगर 5 सालों से पहले अगर एजेंसी आपकी विड्रॉ करी जा रही है, यानी सोल सेलिंग एजेंसी आपसे छीनी जा रही है कंपनी के द्वारा, तो कंपनी आपको कंपनसेशन जो देगी वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा. ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स ये नहीं कहता कि कंपनसेशन देना है. कंपनसेशन देना है ये बात कंपनी से कहता है. इनकम टैक्स ये कहता है कि जो कंपनसेशन मिलेगा वो पीजीबीपी की इनकम होगी. या फिर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में कोई मॉडिफिकेशन की गई, जैसे आपको जो एरिया दिया गया था पहले एजेंसी देते समय वो बड़ा एरिया था, बाद में आपसे कहा गया कि नहीं ये पूरा एरिया आप कैटर नहीं करेंगे, एक दूसरी एजेंसी भी हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं और आपका एरिया छोटा किया जा रहा है. या फिर आपका कमीशन परसेंटेज फ्यूचर में रिड्यूस किया जा रहा है जो कि एग्रीमेंट के तहत कुछ और था, तो इसे कहा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट. और ऐसा अगर करती है कंपनी तो कंपनी आपको कंपनसेट करती है उसके लिए बाय पेइंग यू अ लंप सम अमाउंट एज कंपनसेशन. और ये जो कंपनसेशन आपको रिसीव होता है वो पीजीबीपी की इनकम है. तीसरी बात हम लोग ने क्या देखी थी? तीसरी बात ये थी कि अगर बिजनेस का कोई भी एग्रीमेंट है जिसका वायलेशन होता है और आपको कंपनसेशन मिलता है, जैसे समय पे मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिला, मैंने एग्रीमेंट कर रखा था कि समय पे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो मैं 50,000 रुपए क्या ले लूंगा? कंपनसेशन ले लूंगा. तो ऐसा कोई भी कंपनसेशन जो बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन की वजह से आपके हाथ लगता है वो आपकी बिजनेस की इनकम है. चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था म्यूचुअल कंसर्न पे. चौथा पॉइंट किस पे था? म्यूचुअल कंसर्न, ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनकी बात कही गई थी. अगर ये लोग सर्विसेज देते हैं तो ऑल द मेंबर्स विच इज कॉमन टू ऑल द मेंबर्स, तो इनके पास इनकम नहीं आती, सरप्लस आता है. लेकिन अगर यही एजेंसी, अगर यही ऐसे कह लीजिए दिस एसोसिएशन, ये एसोसिएशन किसी स्पेसिफिक मेंबर को अगर सर्विसेज देने लग जाए और उसके लिए उससे कुछ पैसे ले, तो जो बच जाएगा वो क्या होगी? इनकम. पांचवा पॉइंट था कि अगर कोई भी बेनिफिट काइंड में आता है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जैसे मुझे किसी बच्चे ने लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे लिए क्या है? पीजीबीपी की इनकम. पॉइंट नंबर 6 क्या था कि एक्सपोर्टर को बड़े सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बड़े सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं फॉर डूइंग एक्सपोर्ट, और ये जो बेनिफिट होते हैं, ये जो इंसेंटिव्स होते हैं, ये टैक्सेबल होते हैं एक्सपोर्टर के हाथ में पीजीबीपी हेड में. कितना टैक्सेबल होते हैं, किस ग्राउंड पे टैक्सेबल होते हैं, ये सारी बात हम लोग ने देखी थी और इनफैक्ट डिफरेंट बेनिफिट्स को भी समझा था यहां पे. ठीक है. आइए अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे. एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन. एनी इंटरेस्ट, सैलरी, bonus, commission or remuneration received by a partner from the firm to the extent allowed under section 40B to the firm. आइए समझाते हैं क्या है ये. ये जो फर्म होती है ये पार्टनर को नॉर्मली 3 तरीके की पेमेंट करती है. क्या क्या होता है? एक होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा होता है सैलरी, और तीसरा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बताइए ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? फर्म पार्टनर को 3 तरीके की पेमेंट नॉर्मली करती है. सैलरी देती है, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट. आई होप आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा होगा.
उसमें आपने यही देखा होगा कि ये 3 तरीके की पेमेंट पार्टनर से फर्म पार्टनर्स को देती है। आइए इन तीनों पेमेंट की बात कर लेते हैं। अगर फर्म पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा देती है तो क्या होगा, ये किस हेड में टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल ही नहीं होगा, आपने एग्जेम्प्ट इनकम में पढ़ रखा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू पार्टनर इज एग्जेम्प्ट। याद कीजिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ टू मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ इज एग्जेम्प्ट। ये क्या है? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट है बच्चों, दिस इज एग्जेम्प्ट। नाउ यू विल आस्क मी, सर व्हाट अबाउट दिस सैलरी? आपने सैलरी चैप्टर में ये बात पढ़ी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर होता है तभी इनकम सैलरी की कहलाती है। या ये बताइए, क्या पार्टनरशिप फर्म एम्प्लॉयर और पार्टनर उसके एम्प्लॉय होते हैं? नहीं, अरे पार्टनर ही तो फर्म के मालिक होते हैं। तो भले हम उसे सैलरी कहते हो, आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं सैलरी टू पार्टनर, रेम्युनरेशन टू पार्टनर। आम बोलचाल की भाषा में भले उसे रेम्युनरेशन और सैलरी बोला जाता हो, इनकम टैक्स कहता है ये सैलरी नहीं होता। क्योंकि सैलरी होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दे रहा है और जो पा रहा है उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। देने वाला एम्प्लॉयर और पाने वाला एम्प्लॉय होगा तभी वो पेमेंट सैलरी कहलाती है, अदरवाइज नहीं कहलाती। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां फर्म से हम कहते हैं कि पार्टनर को सैलरी जा रही है। फर्म एम्प्लॉयर है और पार्टनर एम्प्लॉय, ऐसा थोड़ी ना है, वही पार्टनर ही मालिक है उसके। तो भले आप उसे सैलरी बोलते हो, इनकम टैक्स उसे सैलरी नहीं बोलता। इनकम टैक्स क्या कहता है? कहता है ये तो आपके अपने बिजनेस की वजह से है पार्टनर साहब, ये तो आपके अपने बिजनेस की वजह से आपको ये पेमेंट आ रही है। ये इनकम कौन सी है? पीजीवीपी। ठीक है, हालांकि इंटरेस्ट की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिजनेस की वजह से ही है। ये कहीं से हम इंटरेस्ट पा तो ही ना, अपने ही बिजनेस में से निकाल रहे हैं ये पैसा इंटरेस्ट के नाम का। ठीक है, और पार्टनर को ये मिलता है, ये भी अगेन क्या है? पीजीवीपी की इनकम। तो बस याद रखिए कैसे कि जो सैलरी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, या व्हाटएवर कोई भी पेमेंट जो फर्म से उठ के पार्टनर के हाथ में आता है, वो क्या होता है? पीजीवीपी की इनकम। लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है, जो फर्म से पार्टनर को आता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि पार्टनर से फर्म ने ऑलरेडी उस पर टैक्स दे रखा है। मान लीजिए फर्म की प्रॉफिट आती है 3 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपए पे फर्म ने ऑलरेडी टैक्सेस दे रखा है। अब उसके बाद में प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर के हाथ में, और सरकार एक ही इनकम पे एक बार से ज्यादा टैक्स तो ही ना ले सकती है। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब हम एक आपको समरी के तौर पे इसे बना देते हैं कि अल्टीमेटली कौन सी पेमेंट फर्म के द्वारा पार्टनर को की जाएगी और वो कौन सी इनकम कहलाएगी। अगर फर्म पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देगी तो ये एग्जेम्प्ट होगा। अगर फर्म पार्टनर को रेंट की पेमेंट करेगा, एक फर्म पार्टनर को रेंट की पेमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि पार्टनर की बिल्डिंग में पार्टनरशिप फर्म चलती थी। एबीसी 3 पार्टनर हैं, मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जगह जो है वो पता है किसकी है? प्रीमाइसिस किसकी है? पार्टनर ए की है। तो भाई सीधी सी बात है, पार्टनर ए क्या बोलेगा फर्म से? कहेगा कि मुझे किराया भी चाहिए क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी में बिजनेस हो रहा है। ठीक है, तो जो किराए की इनकम मिलेगी पार्टनर को, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, इनकम फ्रॉम एचपी। इसके अलावा कोई भी पेमेंट अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को होती है, एनी अदर पेमेंट लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, कुछ भी कह लीजिए, कोई भी दूसरी पेमेंट अगर होती है तो ये क्या कहलाएगा? पीजीवीपी की इनकम कहलाएगी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। ये हम लोग पढ़ रहे थे पेमेंट बाय फर्म, पेमेंट बाय फर्म, और इधर हम लोग क्या बात कर रहे थे? टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी? ठीक है बच्चों, आइए पॉइंट को वापस से देखते हैं। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनेशन, कोई इंटरेस्ट है, सैलरी है, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन, व्हाटएवर, कोई भी पेमेंट। ठीक है, हमने बस कहा शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है
और रेंट जो है वो एचपी की इनकम कहलाएगी पार्टनर के हाथ में। अदरवाइज बाकी कोई भी पेमेंट कर लीजिए, रिसीव बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज पीजीवीपी इनकम। ये तो सेक्शन 28 के अंदर आ रहा है ना, और सेक्शन 28 क्या कहता है, पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल होगा टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर सेक्शन 40B टू द फर्म। अब ये क्या चीज है, टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर सेक्शन 40B टू द फर्म। याद कीजिए सेक्शन को, सेक्शन 40B रट लीजिए। सेक्शन 40B क्या है, दिस सेक्शन इज गोइंग टू टेल यू द मैक्सिमम सीलिंग फॉर पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट बाय फर्म टू पार्टनर। क्या 40B? व्हाट इज सेक्शन 40B? सेक्शन 40B कहता है मैक्सिमम सीलिंग फॉर रेम्यूनरेशन and interest to partner from firm। इस सेक्शन में यह बताया कि ज्यादा से ज्यादा एक फर्म अपने पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट दे सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकती है। क्या इसकी कोई लिमिट है कि इससे ज्यादा दे ही नहीं सकती? क्या ऐसी कोई लिमिट है कि इससे ज्यादा दिया ही नहीं जा सकता? बिल्कुल है। सेक्शन 40B कहता है कि इस लिमिट से ज्यादा आप रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट नहीं दे सकते। पहला प्रश्न ये उठता है कि सर ऐसी कोई लिमिट ही क्यों है, क्यों नहीं जितना चाहे जितना रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट दिया जा सकता है पार्टनर को? वो इसलिए है बच्चों, आपने पढ़ा है कि पार्टनर से फर्म की जो इनकम होती है वो फ्लैट 30% पे टैक्सेबल होती है। ठीक है, फ्लैट 30% पे टैक्सेबल होती है, यानी अगर 1 लाख रुपए की भी इनकम है तो 30,000 रुपए का टैक्स लगेगा। ठीक है, और रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट फर्म के हाथ में तो क्या है, खर्चा। अब पार्टनर के हाथ में यही पीजीवीपी की इनकम है, फर्म के हाथ में ये खर्चा है। फर्म पता है इसे ज्यादा से ज्यादा घटाना चाहेगी, इसे ज्यादा से ज्यादा घटाना चाहेगी ताकि फर्म की इनकम कम हो, राइट। और अगर ये इनकम पार्टनर के हाथ में बन भी जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पार्टनर को 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स देना नहीं है, उसके बियॉन्ड अगर देना भी है तो 5%, फिर उसके बियॉन्ड 20 और फिर आएगी बात 30 की। यानी अगर एक इनकम जो फर्म की है खींच के उसको बाहर निकाल के पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल बना दे तो फायदे में है, क्योंकि फर्म देती है टैक्स 30% के रेट पे और पार्टनर देगा टैक्स, पहले तो देगा ही नहीं 2.5 लाख तक, फिर 5% देगा, फिर 20% देगा। तो हर फर्म कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाए। देखिए ये अगर फर्म का पीएल है, ठीक है, और यहीं पे तो हम लोग चार्ज करते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू पार्टनर। ये जितना ज्यादा चार्ज करेंगे फर्म का प्रॉफिट उतना कम आएगा, और फर्म का प्रॉफिट कम आएगा तो हम टैक्स बचाएंगे 30% के रेट से। हाँ, ये सब जाएगा पार्टनर के हाथ में, जरूर टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीवीपी, लेकिन पार्टनर को कौन सा हर 1 रुपए पे टैक्स देना है? यहां तो अगर मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपया रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट चार्ज कर दिया तो फर्म की प्रॉफिट 10 लाख रुपए से गिर गई, तो मैंने 10 लाख रुपए का 30% यानी कि कितना टैक्स बचाया? 3 लाख रुपए। और यही मान लीजिए 4 पार्टनर है और चारों पार्टनर को मैंने 2.5 लाख रुपए दे दिया रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट के नाम का, तो उन चारों पार्टनर को कितना देना पड़ा? कुछ भी नहीं टैक्स। और जबकि यही अगर मैं पार्टनर को ना देके फर्म के हाथ में रहने, पार्टनर को नहीं देता ये पेमेंट और ये खर्चा ना चार्ज करता फर्म में, तो फर्म की प्रॉफिट 10 लाख रुपए ज्यादा होती और फर्म को 3 लाख रुपए टैक्स अधिक देना पड़ता। ठीक है, कुल मिला के बात समझ में आ रही है। हालांकि अभी सेक्शन 40B पढ़ नहीं रहे, 40B का समय आएगा और फिर सेक्शन 40B पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग चार्जेबिलिटी सेक्शन पढ़ रहे हैं कि यहाँ कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है, 40B हमें अलग से पढ़ना है और निश्चित है कम से कम हम लोग 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे भी लगा सकते हैं सिर्फ सेक्शन 40B को समझने में। अभी वाली बात क्लियर हुई है कि नहीं, कि सेक्शन 40B ये कहता है कि जो भी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर को, उस पर एक लिमिट होगी, और लिमिट हम लोग बाद में देखेंगे। उस पर लिमिट क्यों है वो भी आपको समझा दिया गया, क्योंकि हर फर्म ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करना चाहेगी इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन का पार्टनर को। वो इसलिए करना चाहेगी क्योंकि फर्म के हाथ में टैक्स ज्यादा होता है और पार्टनर के हाथ में टैक्स कम होता है। तो फर्म के लिए तो ये एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन, पार्टनर के लिए इनकम होता है, तो यहां एक्सपेंस की तरह चार्ज किए, प्रॉफिट गिराएंगे फर्म का, पार्टनर की इनकम बढ़ाएंगे, टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली कम होगी।
उसके बाद देखिए 8th पॉइंट, एनी सम रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट, और ध्यान से सुनिएगा, एनी सम रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। एनी सम रिसीव फॉर, मुझे पैसा मिला है किस बात का, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन, मुझे अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ काम न करने का पैसा मिला है। ये भगवान जरा सोच के देखो, क्या ऐसा भी होता है क्या? कोई मुझे पैसे देता है, राज अग्रवाल आपका बिजनेस प्रोफेशन क्या है? मैंने कहा पढ़ाना, कहा न पढ़ाने का पैसा लो। जब सोचो पहले, ऐसा कुछ होता होगा क्या? क्या मार्केट में लोग दूसरे को पैसे देते होंगे कि ये अपने धंधे से रिलेटेड काम तुमको नहीं करना, उसका लो 5 लाख रुपया। इनकम टैक्स कहता है कि अगर ऐसा पैसा मिला तो पीजीबीपी की इनकम है, ये मेरी इनकम है, लेकिन क्या मुझे कोई ऐसे पैसे देगा? सोचने वाली बात तो यह है कि क्या मुझे काम करने के पैसे मिलते हैं कि न करने के भी पैसे मिलते हैं? आपको लग रहा होगा कि काम करने के ही पैसे मिलेंगे, न करने की क्यों मिलने लगे? लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं कि लोग न करने का भी पैसा देते हैं। आइए समझाते हैं इस बात को। पता है, ये जो मेरा फ्लैट है, ये एक बिल्डिंग में है। आई हैव अ फ्लैट इन अ बिल्डिंग, एंड इन दिस बिल्डिंग देयर आर नियरली 100 फ्लैट्स, 100 फ्लैट हैं इस बिल्डिंग में, जिसमें से एक फ्लैट मेरा भी है। मैंने अपने फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन, दिस इज माई फ्लैट, मैंने अपने फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन कराया एक इंटीरियर डेकोरेटर से, जिसने मुझसे 50 लाख रुपए लिए हैं इस फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए। और सच पूछिए, जबरदस्त इंटीरियर डेकोरेशन है मेरे फ्लैट का। जो भी देखता है बस तारीफ करता रह जाता है, 2 घंटे तक वो कंटिन्यूअस तारीफ करता है, तब भी जाके उसका मन भरता नहीं है, लेकिन फिर सोचता है कि बहुत हो गया, इसलिए चुप हो जाता है। कोई भी गेस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, वो पागल हो जाता है इंटीरियर को देख के। जितने भी इसमें भी फ्लैट्स हैं, ये सब भी अगर मेरे पास आते हैं, मेरे फ्लैट में आते हैं, तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब कि कितना सुंदर फ्लैट डेकोरेट किया गया है। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग जब तारीफ करते हैं। ठीक है, और अब मैं ये चाहता हूं कि जैसा मेरा है वैसा किसी और का हो भी ना जाए इस बिल्डिंग में, कम से कम, क्योंकि इस बिल्डिंग में जितने लोग भी हैं सब आते हैं मेरे यहां, कहते हैं वाह राज जी, गजब का आपने तो इंटीरियर कराया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूं कि किसी और का इतना सुंदर हो भी ना। तो मैंने जिससे इंटीरियर डेकोरेशन कराया था उसको 50 लाख रुपए तो काम के दिए थे। वो उसके लिए कौन सी इनकम है? बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। मैंने उसको बुलाया और उसको 1 करोड़ रुपए और दिए, और एक एग्रीमेंट किया उसके साथ कि इस बिल्डिंग में किसी का भी इंटीरियर तुम नहीं करोगे, और ये लो 1 करोड़। मैंने उसे पैसे 1 करोड़ रुपए पता है किस बात के दिए? काम न करने के दिए। कैसा होता है? यस, ऐसा होता है, काम न करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और ये जो 1 करोड़ रुपए मैंने दिए उसे काम न करने के लिए, ये उसकी कौन सी इनकम है? ये भी पीजीबीपी की इनकम है। और ये 50 लाख रुपए काम करने के दिए थे, वो भी कौन सी इनकम है? ये भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। तो ध्यान दीजिए, बिजनेस में कुछ करने के लिए पैसे मिलते हैं, बिजनेस की इनकम। अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ न करने के पैसे मिलते हैं, वो भी क्या है? बिजनेस की इनकम। ठीक है बात? जैसे बच्चों, आपने मुझे पैसे दिए आपको पढ़ाने के लिए, ये मेरी कौन सी इनकम है? बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। ठीक है, एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 एक्सपेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में पहली रैंक मेरी आएगी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे बच्चे को राज सर क्लासेस न दे, क्योंकि अगर उस बच्चे को भी राज सर ने क्लास दे दी तब तो पक्का हो सकता है वो रैंक 1 ले आएगा इंडिया में। तो दूसरे वाले बच्चे ने मुझे क्या किया? मुझे कुछ पेमेंट अलग से की कि सर आप इसे क्लास नहीं देंगे। ये भी मेरी कौन सी इनकम है? पीजीबीपी। हालांकि बच्चों बता दूं, ऐसा मैं करूंगा नहीं कभी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ और मुझे पैसे मिले तो ये भी क्या कहलाएगी? मेरी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। सबको बात समझ में आ गई? तो चलिए, यही बोल रहा था, एनी सम रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। किसी बिजनेस प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में कोई काम न करने के लिए जो पैसा मिलता है उसे भी क्या कहा जाता है? पीजीबीपी की इनकम। दूसरा, इसी में एक बात और है, एनी सम रिसीव फॉर, नंबर 2, नॉट टू शेयर एनी नो हाउ। मुझे पैसा किस बात का मिला है? नो हाउ न शेयर करने का।
पेटेंट न देने का, कॉपीराइट न देने का, ट्रेडमार्क न देने का मुझे पैसा मिला है। अरे भगवान, अभी तक तो यही सुना था कि उस इंसान ने अपना कॉपीराइट दे दिया, ट्रेडमार्क दे दिया, पेटेंट दे दिया, नो हाउ दे दिया, इसलिए पैसे लिया। यहां कहता है कि आपने नो हाउ नहीं दिया, पेटेंट नहीं दिया, ट्रेडमार्क नहीं दिया, इसका अगर आपको पैसा मिल गया तो ये आपकी बिजनेस की इनकम है। हे भगवान, क्या ऐसा भी होता है कि मैं पेटेंट नहीं दूंगा, नो हाउ नहीं दूंगा, इस बात के पैसे मिलेंगे? इसे कहा क्या जाता है, पहले आपको बताऊं, नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसे कहा जाता है नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, ये याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि मैं आगे चल के इतना नहीं बोलूंगा, नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, बोलेंगे इसे नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। क्या होता है आपको समझा देते हैं ये। इसके लिए थोड़ा और बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, इस बात को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा, थोड़ी सी और बात करनी होगी, तो हमें समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। आइए समझाते हैं आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड कहानी ले रहे हैं इस बात को और अच्छे से आपको समझाने के लिए। देखिए, सरकार कानून बनाती है और पब्लिक रास्ता निकालती है टैक्स बचाने का, फिर सरकार उस रास्ते को पकड़ लेती है। अच्छा, लोग ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं तो सरकार फिर एक कानून बनाती है कि अब ये रास्ता तो बंद हो गया, अब बचाओ, तो पब्लिक फिर दूसरा रास्ता निकाल लेती है। देखिए, हम हिंदुस्तान में हैं और यहां लोगों के पास दिमाग की कमी नहीं है, और इतना दिमाग आता कहां से है? ये आप ही बच्चे हो जो पढ़ के इतनी सारी बात जाते हो तो दिमाग खुल जाता है और आपको समझ में आ जाता है कि रास्ते क्या क्या है टैक्स बचाने के, और आप ही अपने क्लाइंट को क्या करते हो, सजेस्ट करते हो। तो निश्चित है हर पल एक नया रास्ता भी क्रिएट होते रहता है। सरकार क्या करती है, रास्ते बंद करती है टैक्स बचाने के, तो पब्लिक दूसरा रास्ता खोल लेती है। तो हम थोड़ा सा पीछे से उठेंगे तो इस बात तक पहुंच पाएंगे कि पहले क्या हो रहा था और ये बात कब आई, सरकार को ये बात क्यों बोलनी पड़ी कि अगर आप किसी को नो हाउ नहीं देंगे, कॉपीराइट नहीं देंगे और इस बात के पैसे मिलेंगे तो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम होगी। ये बात क्यों बोलनी पड़ी? मेरा एक बिजनेस है जिसकी नेट एसेट्स, जो टोटल एसेट्स है मेरी बिजनेस की, वो 1 लाख रुपए है। मेरा 1 लाख रुपए का टोटल बिजनेस है। आज मैं इस बिजनेस को सेल कर रहा हूं। मेरा बिजनेस है, 1 लाख रुपए मेरी बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये बताना चाहता हूं। उस बिजनेस को आज मैं सेल कर रहा हूं 1 करोड़ 1 लाख रुपए में। पहले तो आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या यह पॉसिबल है? 1 लाख रुपए धंधे में लगाया था और आज उसी धंधे को 1 करोड़ 1 लाख रुपए में बेच दे रहे हैं, पॉसिबल है? पॉसिबल है बच्चे। आज इस बिजनेस की इनकम इतनी ज्यादा है कि लोग लेने को तैयार हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए में। हमने 1 लाख लगाया था तो क्या आज कोई 1 लाख रुपए लगा के वो धंधा कर थोड़ी ना पाएगा जिस तरीके का धंधा मैंने 1 लाख रुपए में कर लिया था। ठीक है, बरसों पुरानी बात है जब 1 लाख रुपए में वो बिजनेस सेटअप कर लिया था हमने। आज तो कोई 1 करोड़ लगा के भी वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, इसलिए लोग देने को तैयार हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए। और दूसरी बात करते हैं, इस बिजनेस में 1 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर 50,000 रुपए की तो मैंने जमीन खरीदी थी। ये बहुत पुरानी बात हो रही है, बहुत पहले मैंने ये बिजनेस चालू किया था, जिसमें 50,000 रुपए की तो मात्र जमीन थी। और आज उस जमीन की वैल्यू पता है कितनी है? 90 लाख रुपए तो जमीन की वैल्यू है। भैया बिक जाएगा कि नहीं वो बिजनेस? बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? 1 करोड़ 1 लाख रुपए का उस बिजनेस में जो लैंड है, बिल्डिंग है, उसी की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। बहुत पुरानी बात हो चुकी ना ये। अच्छा, चलिए, ये बात बताने में और समझाने में हम सफल हुए कि 1 लाख रुपए का बिजनेस मेरा आज 1 करोड़ 1 लाख रुपए में भी बिक सकता है। ठीक है, बिजनेस की जो एसेट होती है वो कैपिटल एसेट होती है। क्या होती है? कैपिटल एसेट। अगर हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपनी कैपिटल एसेट सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। बिजनेस इज ऑल्सो एन कैपिटल एसेट। अगर मैंने 1 लाख रुपए का बिजनेस 1 करोड़ 1 लाख रुपए में बेचा तो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 1 लाख में से 1 लाख घटाया जाएगा, 1 करोड़ रुपए सरकार कहेगी आपको कैपिटल गेन हुआ है। आपने अपनी कैपिटल एसेट, एक प्रॉपर्टी बेची है। बिजनेस भी एक प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, मैंने अपनी बिजनेस को 1 करोड़ 1 लाख रुपए में बेचा, जिसकी लागत कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपया। तो 1 करोड़ रुपए मेरी कैपिटल गेन की इनकम है। सरकार मुझसे 1 करोड़ रुपए पे टैक्स लेगी।
समझ में आई बात? 1 करोड़ रुपए पे मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। मैंने अब क्या किया, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने 1 करोड़ 1 लाख रुपए की सेल के लिए एक प्लानिंग की। मैंने 2 सेल एग्रीमेंट बनाए। जब मैंने उसको बेचा सामने वाले को तो मैंने 2 एग्रीमेंट बनाया। मैंने बनाया एक एग्रीमेंट बनाया सेल ऑफ एसेट का, और मैंने दिखाया कि सेल ऑफ एसेट में सेल कितने की है, 1 लाख रुपया। फिर मैंने कहा भाई मेरी कॉस्ट भी कितनी थी, 1 ही लाख रुपया। मैंने इस सेल में से कॉस्ट घटाया 1 लाख रुपया, और मैंने कहा देखिए मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, कैपिटल गेन निल। फिर मैंने कहा कि मैंने सेल ऑफ गुडविल किया है। मैंने कहा बाकी 1 करोड़ रुपए में मैं अपना गुडविल बेच रहा हूं, सेल 1 करोड़ रुपए। मैंने 1 करोड़ 1 लाख रुपए में बिजनेस बेचा, लेकिन एग्रीमेंट 2 बनाया। मैंने बोला कि एसेट तो जो इसकी एसेट्स है वो 1 लाख रुपए में बेच रहा हूं, 1 करोड़ में मैं इस बिजनेस की गुडविल बेच रहा हूं। ये जो मार्केट में इसका नाम है इतना बड़ा, वो 1 करोड़ रुपए में सामने वाले को दे रहा हूं, ठीक है। और मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दी बस इसी तरीके से। यहां पे 1 लाख में से 1 लाख घटा दिया, दिखा दिया कि कैपिटल गेन निल हो गया है, और यहां सेल दिखा दिया 1 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स वाले ऑफिसर साहब ने मुझसे कहा कि ये बताइए राज जी, ये तो आपका निल हो गया, बड़ी सुंदर बात, ठीक है, इस पे आपने टैक्स नहीं दिया। ये तो लाइए गुडविल 1 करोड़ रुपए का बेचे हो, इसका टैक्स कहां है, ये तो टैक्स जमा कीजिए। मैंने उससे क्या कहा, मैंने उससे कहा कि इनकम टैक्स है ये, भूलो नहीं, ये इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स में टैक्स इनकम पे लगता है। जो मेरे पास आता है वो रेवेन्यू होता है, उसमें से खर्चे घटाने के बाद जो बचता है उसे इनकम कही जाती है। बच्चों, आपसे मुझे अगर 1 करोड़ रुपए आ जाता है तो 1 करोड़ रुपए मेरी इनकम नहीं होती, टैक्स मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं देना होता, 1 करोड़ रुपए मेरी रेवेन्यू होती है। बच्चों, मैं उसमें से क्या क्या घटाता हूं, मैं अपने स्टाफ की सैलरी घटाता हूं, बिजली बिल घटाता हूं, जितने खर्चे मेरे ऑफिस के लगते हैं सब घटाता हूं। घटाने के बाद मान लो 40 लाख रुपए बचे, तो मैं 40 लाख रुपए पे इनकम टैक्स देता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स इनकम पे टैक्स लगता है। जितना पैसा आया रेवेन्यू पे टैक्स नहीं लगता। तो मैंने उससे कहा कि ये इनकम टैक्स है, भूलो ना इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम पे टैक्स लगेगा। ये सेल है गुडविल की, इसमें से पहले कॉस्ट तो घटाओ, घटाने के बाद जो आएगा वो मेरी इनकम होगी। क्योंकि यहां भी तो यही किया गया, सेल किया एसेट का 1 लाख रुपए में, तो ये कॉस्ट घटाई थी बिजनेस की 1 लाख रुपए की, और इनकम आ गई निल, इसलिए टैक्स नहीं दिया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि साहब घटा लीजिए कॉस्ट जो है आपकी गुडविल की। मैंने कहा कि मुझे गुडविल की कॉस्ट निकालने नहीं आती। ये गुडविल जो बनी है मेरे बिजनेस की, जिसको मैंने 1 करोड़ रुपए में बेचा है, ये मेरे बरसों का खून पसीना है। ये मैं आपसे रियल केस की बात कर रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल केस है जो मार्केट में हुआ था किसी समय। वो कहता है, एसएससी कहता है कि ये मेरे बरसों का खून पसीना है जो मैंने इस बिजनेस में लगाया था, जो आज इस बिजनेस का इतना बड़ा नाम है कि मैंने 1 करोड़ रुपए पाया। अगर आप में ताकत है, वो एसएससी खुद इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलता है, कहता है आपको अगर ये कैलकुलेशन आती है तो मेरे खून पसीने की 50 साल के खून पसीने की कीमत लगा दो यहां पे, जो बच जाएगा उस पर टैक्स दे दूंगा। इनकम टैक्स ऑफिसर सरेंडर कर देता है, कहता है मेरे बस का नहीं है कैलकुलेशन, तो कहता है फिर मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि टैक्स इनकम पे दिया जाता है, इनकम तो निकालो मेरी, निकाल तो मैं दे दूंगा टैक्स। और आपको बताऊं, ये केस कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट में भी एसएससी यही बात कहता है जज साहब आप निकाल दीजिए ना, आप मेरे 50 साल की खून पसीने की कीमत निकाल दीजिए, जो होती है घटा दीजिए, बैलेंस जो बचेगा वो मेरी इनकम है, हम टैक्स दे देंगे उस पर। कोर्ट भी डिनाई कर देता है, कहता है मेरे बस का नहीं है। एसएससी केस जीत जाता है, कोर्ट से ये फैसला आ जाता है उसे टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इनकम निकल ही नहीं पा रही है। जब देखिए क्या हुआ, आज उसको 1 लाख रुपए का बिजनेस 1 करोड़ 1 लाख रुपए में बेच गया और उसे 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ा, केस भी जीत गया, कोर्ट से केस जीत गया। कानून में जो लिखा हुआ है ना, कानून उसी पे फैसला आ सकता है। कोर्ट से भी फैसला आएगा तो वही बात पे आएगा जो कानून में लिखा है। अब कानून हमारा इनकम टैक्स, इनकम पे टैक्स लगेगा, और इनकम तो थी ही नहीं यहां पे, और कोई इनकम निकाल भी नहीं पा रहा है। जब निकाल नहीं पा रहे हो तो टैक्स किस बात का? अब देखिए अगले ही बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया।
अब तो हर कोई नहीं तो यही करने लग जाता ना, कहता कि 1 लाख रुपए का बिजनेस होता, 100 करोड़ का बेचता, 1 रुपया टैक्स नहीं देता सरकार को। हर कोई यही कहता खून पसीना खून पसीना। अब गवर्नमेंट ने अगले साल क्या किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगले ही बजट में कहा कि इफ देयर इज एन एसेट विच इज सेल्फ जनरेटेड, अपने से पैदा हो गई है कोई एसेट, जैसे गुडविल भी एक एसेट है जो अपने से पैदा हो गई, बरसों की मेहनत से पैदा हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है अगले बजट में कि इफ देयर इज अ सेल्फ जनरेटेड एसेट देन द कॉस्ट ऑफ दैट सेल्फ जनरेटेड एसेट विल बी निल। क्या होगी उस एसेट की कॉस्ट? निल। यानी आज अगर कोई ये बात कहेगा तो नहीं चलेगा, ये परसों पहले हो चुका, उसके बाद सरकार ने कानून बदल दिया। अब सरकार ने कानून बना दिया है कि कोई भी एसेट जो आपकी अपने से क्रिएट हो जाती है, जैसे गुडविल, बरसों से हम काम कर रहे थे इसलिए मेरे धंधे का नाम बहुत फैल गया, ये जो गुडविल मेरे बिजनेस की क्रिएट हुई है उसकी कॉस्ट कितनी है? निल। यानी आज कोई ये सब नहीं कर पाएगा, ये कर लिया किसी ने जिसको करना था। आज अगर करेगा तो गवर्नमेंट सीधे इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा कि अरे जाओ फिर से एक्ट पढ़ो, क्या लिखा है उसमें, सेल्फ जनरेटेड एसेट गुडविल कॉस्ट कितनी होती है? निल। इनकम कितनी? 1 करोड़, लाइए टैक्स 1 करोड़ पे। आज कोई ये सब नहीं बोल पाएगा। सबको बात समझ में आ गई? अब बताइए अब क्या है, मेरे पास रास्ता बचता है, मुझे 1 लाख रुपए का बिजनेस बेचना है, 1 करोड़ 1 लाख रुपए में, तो सीधे 1 करोड़ 1 लाख ही बोल दो, क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख रुपए का बिजनेस बोलोगे तो उसमें से 1 लाख रुपए घटाओगे, 1 करोड़ रुपए इनकम आएगी। अलग अलग भी करोगे तो भी 1 करोड़ इनकम आएगी। तो कोई फायदा तो है नहीं ये सब बोलने का, कि है फायदा? कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखिए पब्लिक ने फिर कुछ चालबाजी की, अब फिर देखिए वही चीज हो रहा है। अब ये दूसरा बंदा है, उसका भी 1 लाख रुपए का बिजनेस था, उसने सेल किया 1 करोड़ 1 लाख रुपए में, और उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, एसेट को सेल कर रहा हूं, एसेट को सेल कर रहा हूं 1 लाख रुपए में, ठीक है। और दूसरी बात, मैं एक एग्रीमेंट कर रहा हूं नॉट टू शेयर ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, इसको सेल कर रहा हूं 1 करोड़ रुपए में। अब अच्छा एक बात बताइए, जैसे अगर कोई ये कहता है कि मैं एसेट सेल कर रहा हूं 1 लाख रुपए में, और फिर कहता है मैं गुडविल की जगह कुछ और चीज बोल देता है, जैसे कहता है मैं ब्रांड नेम बेच रहा हूं, ठीक है। अरे एसीसी कंपनी अगर बिक रही है, एसीसी सीमेंट्स अगर बिक रही है, तो वो क्या बोलेगी? बोलेगी ना कि देखो जो मेरी एसेट है ये ले लो 1 लाख रुपए में। एसीसी जो नाम है, यही तो सबसे बड़ी बात है। आज एसीसी सीमेंट नाम से बिक जाता है, जो उसके नाम की वैल्यू वो अपने आप में बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर हम मुझे उसके एसेट ना मिले, मशीन ना मिले, बस मुझे नाम यूज करने का अधिकार मिल जाए ना, एसीसी सीमेंट, मैं अगर अपने बोरे पे एसीसी सीमेंट लिखवा सकता हूं, बस इतना हक मिल जाए तो मैं अरबपति खरबपति तुरंत हो जाऊं, ठीक है। मुझे मशीन की जरूरत थोड़ी ना, उनके सीमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो नाम ही उतना बड़ा है एसीसी। तो एसीसी कंपनी अगर ये कहे कि मैं अपनी एसेट को बेच रही हूं 1 लाख रुपए में और अपना ब्रांड नेम बेच रहा हूं 1 करोड़ रुपए में, ठीक है, तो क्या होगा? 1 करोड़ रुपए में अगर ब्रांड नेम बेचेगा तो कॉस्ट उसकी निल ही कहलाएगी, सेल्फ जनरेटेड एसेट है, ब्रांड नेम तो अपने से बन जाता है, ठीक है। लाइक स्टडी एट होम, स्टडी एट होम इज द ब्रांड नेम थ्रू विच आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस क्लासेस, ठीक है। एंड ये ब्रांड नेम कैसे डेवलप हुआ है? ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा थोड़ी ना कि स्टडी एट होम नाम लेने के लिए मैंने किसी को पैसे दिए थे, नहीं, मैंने एक नाम बनाया और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हुआ? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फैल गया और लोग इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांड नेम की वैल्यू क्या है? कॉस्ट तो इसकी निल ही है, सेल्फ जनरेटेड एसेट। यानी अब गुडविल ही नहीं, कोई दूसरी कोई चीज नहीं बोलेगा, ब्रांड नेम, फेक या लाइक कुछ भी इस तरीके का टर्म यूज नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि सबकी कॉस्ट निल हो गई। सरकार ने कह दिया सेल्फ जनरेटेड एसेट की कॉस्ट निल। तो अब पब्लिक ने क्या किया? कहा हम एसेट बेच रहे हैं 1 लाख रुपए का, नॉट टू शेयर ट्रेडमार्क, हम ये बेच रहे हैं, हम किसी को ट्रेडमार्क नहीं देंगे, ये
ब्रांड नेम नहीं देंगे, ये मैं 1 करोड़ का बेच रहा हूं। अब मैंने एग्रीमेंट कैसे किया आपके साथ? मैंने कहा ये लो मेरा एसेट सारा, ठीक है, 1 लाख रुपए में, और मैं तुमसे वादा करता हूं, कौन सा वादा? ये वादा कि ये जो बिजनेस का नो हाउ है, मतलब ये धंधा मैं कैसे करता था, ये किसी और को नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ तुम्हें बताया, ये किसी और को नहीं बताऊंगा, और किसी और को ये धंधा का टेक्निक न बताने का मैंने तुमसे पैसा लिया 1 करोड़ रुपए। मैंने तुमसे कहा कि मैं किसी को ये ट्रेडमार्क नहीं दूंगा, मेरे बिजनेस की एसेट ले जाओ, और मैं किसी और को अपने धंधे का ट्रेडमार्क नहीं दूंगा, ये मैंने आपसे वादा किया और इसका पैसा लिया 1 करोड़। मैंने कहा कि ये जो मेरा बिजनेस का ब्रांड नेम है, ये मैं किसी और को नहीं दूंगा, और इस बात के मैंने आपसे पैसे लिए 1 करोड़ रुपए। और एक बात बताइए, गवर्नमेंट ने कहा था सेल्फ जनरेटेड एसेट अगर आप बेचोगे तो उसकी कॉस्ट निल है, ठीक है। क्या ये कोई एसेट है? नहीं, ये तो कोई एसेट ही नहीं है, मैं आपको कुछ दे थोड़ी ना रहा हूं। मैंने तो कहा मैं किसी और को कुछ नहीं दूंगा, इसके पैसे ले रहा हूं। मैंने आपको कुछ दिया नहीं है 1 करोड़ में, मैं किसी और को कुछ नहीं दूंगा, इस बात के पैसे लिए हैं आपसे। तो गवर्नमेंट ने तो इसके लिए अभी तक कुछ बोला ही नहीं था। गवर्नमेंट ने बोला था कोई एसेट बेचोगे जिसकी जो खुद से जनरेट करके बेचोगे तो उसकी कॉस्ट निल है। तो यानी अगेन यहां पे क्या हो गया, फिर वो कोर्ट में केस जाता है, ठीक है, और कोर्ट में वो यही कहता है कि सरकार ने तो यही कानून में लिख रखा है कि जिस भी एसेट को मैंने जनरेट किया है उसकी कॉस्ट निल है, ये कोई एसेट तो मैंने बेचा ही नहीं है। जब बेचा ही नहीं है तो फिर प्रश्न कहां से उठता है कि निल है, इसकी कॉस्ट निल है? ये तो मैंने एक एग्रीमेंट किया है, और ऐसे एग्रीमेंट की इनकम कहां टैक्सेबल होगी, ये कहीं इनकम टैक्स में लिखा नहीं है। तो सरकार ने फिर अगले बजट में ये लाइन क्रिएट की, कहा अगर कोई ये कहता है कि नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये बोल रहा है, मतलब किसी के साथ न शेयर करने का, नो हाउ, कॉपीराइट, पैसे ले रहा है, तो ये पीजीबीपी की इनकम है। पूरा 1 करोड़ रुपए ये पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी, 10 पीजीबीपी। आई बात समझ में? अच्छा, अगर हम ये बोलते कि हम गुडविल बेच रहे हैं 1 करोड़ रुपए में, तो कॉस्ट निल हो जाएगी। 1 करोड़ रुपए इनकम कौन सी होगी? कैपिटल गेन की, क्योंकि वो एसेट बिक रही है, ठीक है। अगर कोई एसेट आप नहीं बेच रहे हो, आप सीधे सीधे क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, कुछ न किसी और को देने का, बस ऐसे याद रखो, किसी को कोई चीज न देने का, किसी से हम वादा कर रहे हैं और उस वादे का पैसा ले रहे हैं, तो ये मेरी बिजनेस की इनकम होती है, ठीक है। जैसे आप मेरे पास आए, ठीक है, आप मेरे पास आए, मैं सीमेंट की कंपनी हूं, मैं सीमेंट बनाने वाली कंपनी हूं, आप मेरे पास आए, कहे सर आप सीमेंट बनाने का फॉर्मूला बताइए ना, कैसे आप सीमेंट बनाते हैं, आपका सीमेंट इतना बिकता है, ठीक है। मैंने आपको सीमेंट बनाने का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। तो मैंने तो आपको कुछ कंसल्टेंसी दी, ये मेरी बिजनेस था, आप जो मुझे पैसा दोगे ये मेरी बिजनेस की इनकम है। फिर आपने मुझसे कहा सर ये वाली बात किसी और को मत बताना, ये नो हाउ किसी और को मत देना, कोई और को दे दोगे तो फिर वो भी बनाएगा, मेरे कंपटीशन में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने मुझे पैसे किस बात के दिए पता है? इस बात के, नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, किसी और को कुछ न बताने का, ठीक है, किसी और को फॉर्मूला न देने का। इसका अगर आप मुझे पैसे देते हो तो ये कहलाता है नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, और नॉन कम्पीट एग्रीमेंट का जो पैसा होता है ये पीजीबीपी की इनकम है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सेल करेंगे एसेट 1 लाख रुपए की, तो माइनस करेंगे इसमें से कॉस्ट 1 लाख रुपया, और ये बन जाएगा कैपिटल गेन निल, कैपिटल गेन निल हो जाएगा। और अगर नॉट टू शेयर नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये करेंगे तो ये 1 करोड़ रुपए सीधे सीधे पीजीबीपी की इनकम। और अगर आप इसी की जगह गुडविल वगैरह का सेल बोल रहे होते तो सेल होता है 1 करोड़ रुपए, इसमें से कॉस्ट कितनी घटती? निल घटती, और 1 करोड़ रुपए क्या आता? कैपिटल गेन आता। आप कहते हैं ब्रांड नेम बेच रहे हैं तो सेल 1 करोड़ रुपए, ब्रांड नेम भी एक एसेट है, कॉस्ट उसकी निल होती, कैपिटल गेन 1 करोड़ रुपया। लेकिन कुछ नहीं देने का वादा करके पैसा उठाओगे तो कैपिटल गेन नहीं, फिर पीजीबीपी हो जाएगा, क्योंकि कोई एसेट नहीं ना जा रही है, तो कैपिटल गेन कैसे कहें? कैपिटल गेन के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक कैपिटल एसेट देना पड़ेगा। मैं कोई कैपिटल एसेट नहीं दे रहा हूं। गुडविल और ब्रांड नेम ये सब भी एसेट ही होता है, ये इनटेंजिबल एसेट कहते हैं इसे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो एसेट।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक समझने में? समझ में आई बात सबको? पॉइंट नंबर 9, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आता है इंक्लूडिंग बोनस, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पहले कभी सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? और अगर नहीं सुना है तो शर्म करो थोड़ा, क्योंकि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपने दो बार सुना है। एक बार तो सुना है एग्जेम्प्ट इनकम चैप्टर में और दूसरी बार सुना है अपनी सैलरी में। 2 बार सुना है, एक बार भी नहीं, दो बार सुना है। पहली बार एग्जेम्प्ट इनकम में क्या सुना था आपको बताएं? आपने वहां पे सुना था कि इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा आता है इंक्लूडिंग बोनस, इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा आता है इंक्लूडिंग बोनस, वो क्या होता है? वो एग्जेम्प्ट होता है, अदर देन नंबर 1 कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आता है वो टैक्सेबल होता है। फिर सैलरी में आपने क्या पढ़ा? सैलरी में आपने ये पढ़ा कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आता है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आता है कब? जब एम्प्लॉय उसको सरेंडर करा लेता है अपने फेवर में और खुद पैसा रख लेता है, तो वो उसकी सैलरी की इनकम होती है। ठीक है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराया क्यों जाता है? कि जो कीमैन है कंपनी का, वो कहीं छोड़ के कंपनी को ना चला जाए, उस रिस्क को इंश्योर कराया जाता है। और सचमुच अगर कीमैन छोड़ के चला जाता है कंपनी को, तो कंपनी को पैसे मिलते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के, और वो पैसा कंपनी के हाथ में कहलाता है पीजीबीपी की इनकम। और अगर उस कीमैन की डेथ हो जाती है तो पैसा मिलता है उसके घर वालों को, और जब घर वालों को पैसा मिलता है तो वो इनकम होती है घर वालों के हाथ में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अभी आप पीजीबीपी में पढ़ रहे हैं, अभी एक बार और पढ़ेंगे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी। लिख दूं एक जगह, एक चार्ट बना के दे दूं आपको, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आएगा, अगर वो इंप्लॉय कीमैन को मिलेगा, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आया वो कीमैन को मिलेगा तो क्या होगा? कंपनी को मिलेगा तो क्या होगा? और फैमिली मेंबर ऑफ कीमैन को मिलेगा तो क्या होगा? फैमिली मेंबर ऑफ कीमैन। कब किसको मिलता है ये पता है? कीमैन को कब मिलेगा? जब कीमैन अपने फेवर में पॉलिसी सरेंडर करा लेगा। याद है ना, हमने एग्जांपल भी लिया था कि एक डायरेक्टर था कंपनी का, जिसकी सैलरी थी 1 करोड़ 1 लाख रुपया। वो सभी डायरेक्टर से कह रहा था, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, मेरी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा दो, कम से कम मार्केट में थोड़ी मेरी इज्जत रहेगी। ठीक है, मैं कंपनी का करता धरता हूं, मेरे कंधों पे कंपनी खड़ी है, मैं हटा तो कंपनी गिरी, कम से कम मार्केट में तो लोग ऐसी बात कहें। ठीक है, आप लोग मेरी बोर्ड मीटिंग में इज्जत ले लिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में गुडविल बनाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए मेरी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा दो। तो कभी कभी अपनी सैलरी से कटवा के, हमने बताया था ना कि कीमैन खुद ही पेमेंट करा देता है और बाद में वो पॉलिसी को सरेंडर करा के पैसे ले लेता है, तो वो उसकी सैलरी की इनकम हो जाती है, ये हो जाएगी सैलरी की इनकम। अब सचमुच वो कीमैन था, जेन्युइन पॉलिसी थी, छोड़ के चला गया कंपनी को। ठीक है, कंपनी का वो एकमात्र सहारा छोड़ के कंपनी को चला गया। अब इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेशन देती है, तो अब ये कंपनी के हाथ में कौन सी इनकम होती है? पीजीबीपी। अब कीमैन कंपनी छोड़ के नहीं, दुनिया ही छोड़ के चला गया, ऊपर चला गया भगवान के पास। तो अगर वो ऊपर ही चला गया तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो पैसा मिलेगा उस कीमैन के घर वालों को, घर वालों के हाथ में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। ठीक है, कैन आई प्रोसीड नाउ टू नेक्स्ट पॉइंट? चलिए, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है बेसिकली सेक्शन 35 एडी से रिलेटेड कुछ बात है। पहले मैं आपको इसकी बात समझाता हूं थोड़ा सा, तभी ये पॉइंट समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ये सेक्शन 35 एडी क्या चीज है? सेक्शन 35 एडी रट भी लीजिए। सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस। मैं पहली क्लास से आपको यह बात बताता आ रहा हूं कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक रेवेन्यू का जरिया नहीं है कि बस टैक्स की कलेक्शन हो जाती है।
आज इनकम टैक्स के सहारे गवर्नमेंट ने देश में हर वो चीज करा लिया है जो इस देश को जरूरत है। गवर्नमेंट एक बार बोलती है ना कि इस बिजनेस की इनकम पे मैं टैक्स नहीं लूंगी, वो बिजनेस हमारे देश में फ्लरिश करने लग जाता है, ग्रो कर जाता है। बस सरकार एक बार बोल दे कि इस बिजनेस पे मैं टैक्स नहीं लूंगी, देखिए दुनिया भर के बिजनेसमैन खड़े हो जाएंगे उस बिजनेस को करने के लिए। मैंने कई एग्जाम्पल भी इसके लिए हैं आपको समझाने के लिए कि 1994 तक हमारे देश में सिर्फ एक ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी एंड दैट वाज बीएसएनएल। और आज 20 प्लस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हमारे देश में ऑपरेट कर रही है। वोडाफोन, एयरटेल, तो फलाना आइडिया, तो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। एंड द मास्टर गेम चेंजर जियो, न जाने कितनी सारी कंपनियां, आज 20 प्लस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑपरेट कर रही है। छोटी मोटी सबकी बात कर ले तो पता है क्यों? क्योंकि 1995 में गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आएंगी उनकी इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। और जब गवर्नमेंट कहती है ना टैक्स फ्री हो जाएगी इनकम, तो देखिए धड़ाधड़ लोग लाइन लगा देते हैं उस बिजनेस को करने के लिए। ये बिजनेस करना आसान है क्या? आपको पता है सबसे पहले ये बिजनेस टेलीकम्युनिकेशन किसने स्टार्ट किया था? सुनील मित्तल ने। सुनील मित्तल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड इन 1994 में इसने गवर्नमेंट से टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लिया। और टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस अगर आपको हिंदुस्तान में करना है तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके लिए। और उन्होंने 3000 करोड़ रुपए लाइसेंस फी दिया था गवर्नमेंट को। आज तो 3000 करोड़ रुपए में आपको एक स्टेट का लाइसेंस नहीं मिलेगा, उस समय पूरे हिंदुस्तान का लाइसेंस मिल गया था। 3000 करोड़ रुपए सिर्फ लाइसेंस फी दिया था गवर्नमेंट को। फिर पूरे हिंदुस्तान भर में टावर लगाया उसने। जब सोचिए क्या लाख करोड़ रुपए उसने खर्च किए थे, तब जाके वो बिजनेस शुरू हुआ था जिसका नाम उस समय था 1994 में उन्होंने स्टार्ट की थी कंपनी, दिसंबर 1994 में। और उस समय इस कंपनी का नाम था भारती। अब बाद में वो चेंज हो गई और उसका नाम हो गया एयरटेल, ठीक है। वो हमारे हिंदुस्तान की पहली टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी। जब सोचिए जब एक बिजनेसमैन ऐसे बिजनेस के बारे में सोच रहा है तो कितना लॉन्ग टर्म सोच रहा होगा। क्या वो कल्पना भी कर सकता था कि इतने सारे पैसे निकल जाएंगे? कई लाख करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान भर में टावर लगाए गए। वो तो बस सपना था कि दो अलग अलग, भाई उस समय लैंडलाइन चलता था, तारों से कनेक्शन होता था, तब फोन पे बात होती थी। उसने कल्पना किया कि दो छोटे खिलौने होंगे अलग अलग जगह पे जिसमें कोई आपस में तार का कनेक्शन नहीं होगा और लोग बात करेंगे और बात हो जाएगी। ऐसे बिजनेस को उसने विजुअलाइज किया और उसने पैसे लगाए। क्या ऐसे बिजनेस में आपको लगता है कि तुरंत प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है? नहीं, इतना पैसा लगा होता है ना, इतना फिक्स्ड एसेट की इन्वेस्टमेंट होती है कि उसका डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा होता है ना कि डेप्रिसिएशन ही रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। इतनी रेवेन्यू नहीं आती जितना डेप्रिसिएशन सिर्फ लग जाता है, छोड़ दीजिए बाकी खर्चे तो। अब गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस को हमारे देश में ऐसे ही ग्रो कराई है आज तक। हमेशा ये कहिए टैक्स फ्री हो जाएगा तुम्हारा बिजनेस, टैक्स फ्री हो जाएगा, 10 साल तक टैक्स मत देना, ठीक है, 5 साल तक टैक्स मत देना। गवर्नमेंट इस तरीके की बातें करती है। देखिए लेकिन पब्लिक को यह बात समझ में आ गई कि गवर्नमेंट जो ये बात कह रही है ये फायदा नहीं है कि 10 साल तक हम आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने विजुअलाइज किया कि पहले 10 साल, 5 साल, 20 साल तो वैसे ही इनकम नहीं आती। इतना ज्यादा डिप्रिसिएशन आता है इनिशियल ईयर्स में एसेट पे कि रेवेन्यू से ज्यादा तो डिप्रिसिएशन हो जाता है, इनकम आएगी कहां से? तो लोगों को फिर ये बेनिफिट अच्छा नहीं लगने लगा। पहले गवर्नमेंट यही करती थी, बेनिफिट देती थी 5 साल, 10 साल, 15 साल टैक्स फ्री। टैक्स फ्री का मतलब नो टैक्स, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन फिर पब्लिक ने रियलाइज किया, बिजनेसमैन ने रियलाइज किया कि ये कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि इनिशियल ईयर्स में कौन सा फायदा हो रहा है हमको, ऐसे ही कोई फायदा नहीं होता, लॉसेस तो रहते हैं हमें। तो अगर टैक्स माफ भी कर देती है तो भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि वैसे भी अगर गवर्नमेंट टैक्स माफ नहीं करती टैक्सेस तो मेरा तो लॉस ही आ रहा होता है या प्रॉफिट बहुत कम आता, तो रहता ही कितना है।
तो जब गवर्नमेंट को लगा कि बिजनेसमैन को अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन बनाया, सेक्शन 35 AD। ये बहुत पुराना सेक्शन नहीं है, ये इनिशियल इधर के ही 4-5 सालों में तैयार किया हुआ सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 35 AD इज फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस अगेन क्या है? जिन भी बिजनेसेस गवर्नमेंट को लगते हैं कि देश के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट इस लिस्ट में उसको खड़ा कर देती है, कहती है ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। आपको क्या लगता है फिलहाल हमारे देश में किस धंधे की आवश्यकता ज्यादा है? चलिए हम आपके सामने नाम लेते हैं कुछ बिजनेसेस के, आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच इसकी जरूरत है कि नहीं हमारे देश में। क्या आपको लगता है कि ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सब पता है कहां से आता है? अरेबियन कंट्रीज से, ठीक है। ये सब दुबई और उसके पास के जितनी भी अरेबियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज हैं, वहां से पेट्रोल और डीजल हमारे यहां इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ये रहा हिंदुस्तान और ये मान लीजिए गल्फ कंट्रीज है, तो यहां से ये सब इंपोर्ट किया जाता है। अब ये कैसे इंपोर्ट होते हैं आपको बताएं। एक तो इंपोर्ट का तरीका है पाइपलाइन के थ्रू, और दूसरा जहाज पे इंपोर्ट होता है। जहाज पे अगर पेट्रोल और डीजल रख के आता है तो वो बहुत महंगा पड़ता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब एक नया टेक्निक शुरू हो गया है कि समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछा दी गई है और उस पाइपलाइन के जरिए गल्फ कंट्री से पेट्रोल और डीजल सीधे इंडिया आ जाता है। मतलब पाइपलाइन अंदर के अंदर बिछी हुई है, उस पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोल और डीजल कहां पहुंच जाता है? हिंदुस्तान पहुंच जाता है। मतलब जहाज पे रख के पेट्रोल और डीजल कंटेनर में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो पाइपलाइंस हैं, पता है ये सब किसकी है? विदेशी कंपनियों की। ये हिंदुस्तानी कंपनियों की नहीं है, ये सब विदेशी कंपनियों की हैं। और ये सब हमारे देश से बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं पेट्रोल और डीजल इस पाइपलाइन के थ्रू लाने का। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे देश की कंपनियां पेट्रोल और डीजल की पाइपलाइन बिछाएं। अगर वो पाइपलाइन बिछाएंगे तो निश्चित है, शायद गवर्नमेंट कहती है अगर हमारे देश की कंपनियां होंगी तो हम उन पर दबाव डालेंगे थोड़ा कि भाई कम करो, अपना खर्चे जो फेयर लेते हो, भाड़ा लेते हो पाइपलाइन से पेट्रोल डीजल लाने का, वो कम करो, ताकि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे थोड़ा सा काबू पाया जा सके। तो इस बिजनेस को गवर्नमेंट ने यहां पे डाला। फिर हम आपको बता दें कि इंडिया टूरिज्म में बहुत आगे है। मतलब हमारी टूरिज्म से जो रेवेन्यू आती है ना, वो बहुत अधिक है। ये हम हिंदुस्तानी हैं जो देश के बाहर घूमने जाना पसंद करते हैं। पता है पूरी दुनिया कहां घूमने आना पसंद करती है? हिंदुस्तान में। कहती है ये वो देश है जहां पे एक देश में हमको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इतनी सारी चीज पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं है। हम ही हिंदुस्तानी हैं जो बाहर जाने के लिए मरते हैं, सिंगापुर जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, और पूरी दुनिया हिंदुस्तान घूमना चाहती है, हिंदुस्तान देखना चाहती है। टूरिज्म से हमारी रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। जो विदेशी यहां पे आते हैं, हिंदुस्तान में पैसे खर्च करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा अर्निंग होती है हमारे देश को। और टूरिज्म की ग्रोथ डिपेंडेंट होती है अच्छे होटल्स पे। अगर देश में होटल्स नहीं है ना अच्छे, तो टूरिज्म ग्रो नहीं करेगा, लोग आना पसंद नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट होटल बिजनेस को भी इंकरेज कर रही है यहां पे, ठीक है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री, आपको पता ही है। क्या हमारे देश में फर्टिलाइजर्स वगैरह की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। गवर्नमेंट उसको इंकरेज कर रही है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस में है। तो चलिए अभी हम ज्यादा बात नहीं करते, हम कुल मिला के आपको ये बताते हैं हर वो बिजनेस जो आज हमारे देश की जरूरत है, गवर्नमेंट उसको कहां डाल देती है? इस सेक्शन के अंदर 35 AD, और कहती है दिस इज स्पेसिफाइड बिजनेस। और आपको फायदा क्या देती है ये सुनिए। हम कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें रेवेन्यू खर्चे पूरे डालते हैं, और कैपिटल खर्चे जो होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, उसका डिप्रिसिएशन डालते हैं। यानी पीएल में क्या डलता है? पीएल में सारे रेवेन्यू एक्सपेंस डलते हैं और कैपिटल एक्सपेंस नहीं डलते हैं, और डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर डलता है। कैपिटल खर्चे जितने होते हैं उसका डिप्रिसिएशन डलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट्स, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने फायदा कैसे पहुंचाया है? अगर आप 35 AD वाला बिजनेस करते हैं, इफ इट इज 35 AD बिजनेस, तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको पीएल में चार्ज करने दूंगी पूरा का पूरा रेवेन्यू खर्चा,
और तो और पूरा का पूरा कैपिटल खर्चा, पूरा रेवेन्यू खर्चा, पूरा कैपिटल खर्चा दोनों चार्ज करने दिया जाएगा। सोचिए बेहतरीन बात है कि नहीं, सारा पीएल में चार्ज कर लो, प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो यही गवर्नमेंट ने फायदा दिया 35AD वाले बिजनेसमैन को कि आपके रेवेन्यू खर्चा चार्ज कीजिए, कैपिटल खर्चा चार्ज कीजिए, पूरा चार्ज कर लीजिए पीएल में ही, और अब जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स देना है। और अगर ये लॉस आ गया तो कोई बात नहीं, इस लॉस को अगले साल तुम प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेना, नहीं एडजस्ट होता है उसके बाद कब तक एडजस्ट कर लेना, इनफाइनाइट टाइम तक एडजस्ट कर लेना। गवर्नमेंट इसके लिए कहती है इसका जो लॉस आता है वो इनफाइनाइट टाइम तक एडजस्ट होता है, इनफाइनाइट टाइम लॉस एडजस्टमेंट है इसका। ठीक है ये बात। अब यहां पे पॉइंट नंबर 10 में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का एक मशीन खरीदा तो आपने 1 लाख रुपए पीएल में चार्ज कर लिया खर्चे के तौर पे। ठीक है, तो मान लीजिए जब अगर आप फिर से उस मशीन को बेच देते हैं और आपको 1 लाख रुपए आ जाता है, तो 1 लाख रुपए आपकी क्या होनी चाहिए, इनकम भी तो होनी चाहिए। 1 लाख रुपया मैंने पे किया और मशीन खरीदी, तो 1 लाख रुपया मेरा खर्चा पीएल में चार्ज हो गया। तो उस मशीन को अगर आप फिर 1 लाख रुपए में बेच दिए इस्तेमाल करके, तो 1 लाख रुपया वापस से इनकम भी बननी चाहिए कि नहीं, बननी चाहिए। अगर मैंने 1 लाख रुपए में खरीदा तो 1 लाख रुपया खर्चा, फिर 20,000 रुपए का बेच दिया तो 20,000 रुपए इनकम। यस, 20,000 रुपया इनकम होनी चाहिए। जितने में एसेट को बेच दिया वो मेरी इनकम होनी चाहिए। तो अगर आप कोई भी एसेट को डिमोलिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ भी करते हैं और उसे बेच के स्क्रैप की तरह कुछ पैसा लाते हैं, तो जितना लाते हैं वो इनकम होती है। हालांकि नॉर्मल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता दूं। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि सेल जब हम करते हैं एक एसेट को 500 रुपए में, तो उसकी WDV जो उस दिन होती है वो घटाई जाती है। WDV मान लीजिए 340 रुपए है, तो 160 रुपए को हम बोलते हैं कैपिटल गेन। बिजनेस की एसेट है ना, कैपिटल एसेट कहलाती है। ठीक है, और यहां पे मुझे होता है कैपिटल गेन। कॉस्ट में से क्या घटाया जाता है, सेल में से क्या घटाया जाता है, उस एसेट की WDV जो उस दिन उसकी वैल्यू चल रही है, क्योंकि कॉस्ट नहीं घटाएंगे क्योंकि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं ना एसेट पे। ठीक है, तो WDV से ज्यादा में एसेट बिकती है तो कैपिटल गेन कहलाता है, और अगर WDV से कम में एसेट बिकती है तो लॉस कहलाता है। लेकिन यहां पे वो कहानी नहीं रहेगी, क्योंकि यहां कोई WDV है ही नहीं एसेट की 35AD बिजनेस में। वो तो पूरा का पूरा एसेट को एसेट की तरह ट्रीट कहां करते हैं, पूरा का पूरा पीएल में चार्ज करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये कहता है कि जब आपने एसेट का खर्चा किया तो वो आपका PGBP का खर्चा बना। तो सीधी सी बात है, जब आप उस एसेट को बेचेंगे तो जो आएगा वो PGBP की इनकम। लेकिन नॉर्मल बिजनेस में ये मत बोल दीजिए जो आएगा PGBP की इनकम। 500 आया तो 500 PGBP की इनकम नहीं है, 500 आया तो WDV घटाइए, जो बचा एक्स्ट्रा आया वो इनकम है। Point. Any sum received or receivable in cash or kind on account of any capital asset other than land, goodwill or financial instrument. ये ब्रैकेट वाली बात को अभी हम छोड़ देते हैं, other than वाली बात इसको छोड़ दीजिए, बाकी पढ़िए। Any sum received or receivable in cash or kind on account of any capital asset, आपको कोई sum receive हुआ है कैश या काइंड में, on account of any capital asset being demolished, destroyed, discarded or transferred. If the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as deduction under section 35AD, अगर उसका पूरा खर्चा 35AD में आपको अलाउ हो गया था और आपने ऐसी एसेट को डिमोलिश किया, डिस्ट्रॉय किया, डिस्कार्ड किया, तो जितना भी पैसा आएगा वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी इनकम बन जाएगी। कोई भी एसेट जिसको 35AD में पूरा खर्चा आपने चार्ज कर लिया, 35AD में पूरा खर्चा चार्ज होता है, तो कोई भी एसेट जिसका पूरा खर्चा आपने 35AD में चार्ज कर लिया, तो उस एसेट के रिस्पेक्ट में जो भी पैसा आएगा डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिस्कार्ड करने पे, तो वो पूरा पैसा आपकी PGBP की इनकम होगी। पॉइंट नंबर 11, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। अगर आप अपने बिजनेस की इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट बना लेते हो, जैसे मैं एसी का डीलर हूं, एसी बेचता हूं, ठीक है, और उसी एसी जो बेचता हूं उसमें से एक एसी निकाल के मैंने ऑफिस में ही लगा लिया, अपने ही ऑफिस में, तो ये क्या हुआ, मेरी इन्वेंट्री थी जो कैपिटल एसेट बन गई, मेरी फिक्स्ड एसेट बन गई।
अगर मैंने एसी अपनी ऑफिस में लगा लिया, यूज करने लग गए, तो वो तो फिक्स्ड एसेट बन गई ना मेरे ऑफिस की। आप एसी खरीद के अपने ऑफिस में लगाएंगे तो क्या होगा आपके लिए? फिक्स्ड एसेट। लेकिन मैं डीलर था, मेरे लिए एसी इन्वेंट्री थी पहले, वही एसी उठा के मैंने ऑफिस में लगा ली, तो क्या बन गया? वो कैपिटल एसेट। और ट्रीटमेंट एज कैपिटल एसेट, आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया या फिर उसको कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट कर लिया। शैल बी चार्ज एज बिजनेस इनकम, तो यहां पे बिजनेस इनकम आएगी। 100 रुपए की इन्वेंट्री को अगर आपने कैपिटल एसेट बना लिया, तो अब यहां पे बिजनेस की इनकम आएगी कितनी? फॉर दिस पर्पस एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी इनकम। जो भी कन्वर्जन के दिन फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो क्या कहलाएगी उसकी? वो आपके हाथ में पीजीबीपी की इनकम कहलाएगी। आइए समझाते हैं। एक इन्वेंट्री है 1 लाख रुपए की, इसको आपने अपना कैपिटल एसेट कन्वर्ट कर लिया कैपिटल एसेट में। कन्वर्ट करने का मतलब समझ गए? इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट कन्वर्ट करने का मतलब, जो सामान दुकान में बेचने के लिए रखे थे वो सामान निकाल के दुकान में एसेट बना दिए, ठीक है। बेचने के लिए जो एसी रखी थी उसी को खोल के मैंने एसी दीवार पे टांग दी, अब एसी की हवा खुद खाते हैं, तो कैपिटल एसेट बन गया। आपने 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में। जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 1,20,000 रुपए, 1.20 लाख। कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपया। तो क्या कह रहा है? कहता है फॉर दिस पर्पस एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी इनकम। 1,20,000 रुपया एफएमवी था, यही इनकम बन जाएगी। ये 1,20,000 रुपया पीजीवीपी की इनकम है। इस पॉइंट को सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 11 को वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, जो बात आपको बताने जा रहे हैं। मैंने 1 लाख रुपए की अपनी इन्वेंट्री, जिस दिन 1,20,000 रुपए मार्केट वैल्यू थी उस दिन कैपिटल एसेट बना ली, तो 1,20,000 रुपए क्या बन गया? मेरा पीजीबीपी का इनकम बन गया, ठीक है। 1,20,000 रुपए पीजीबीपी की इनकम बन गई। अब प्रश्न क्या है? बहुत सारे बच्चे ये बात उससे कहते हैं कि सर 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री को 1,20,000 रुपए जिस दिन मार्केट वैल्यू थी उस दिन कैपिटल एसेट बनाए, तो 20,000 इनकम होनी चाहिए। 1,20,000 क्यों इनकम? मैं आपको बताता हूं। आपके ओपनिंग स्टॉक में ये आइटम था, मान लीजिए 1 लाख रुपए का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में ये आइटम नहीं था, खत्म हो गया, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए का माल आप अपने गोदाम से निकाल दिए, स्टॉक से निकाल दिए, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बिजनेस की इनकम 1 लाख रुपए से तुरंत कम हो जाएगी। देख लीजिए ना, 1 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, खत्म हो गया, वो हमने कैपिटल एसेट बना दिया, तो ऑटोमेटिक लॉस आ गया कि नहीं? 1 लाख रुपए का बैलेंस हो गया। अब बेसिकली अगर ओपनिंग स्टॉक में कोई माल है और क्लोजिंग स्टॉक में वो माल नहीं है, तो 1 लाख रुपए से प्रॉफिट अपने आप आपका गिर गया, ठीक है। तो 1 लाख रुपए से तो प्रॉफिट गिर गया, इसलिए 1 लाख रुपए तो प्रॉफिट बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, 20,000 रुपया उस दिन वैल्यू और बढ़ चुकी थी, कैपिटल एसेट आपका 1,20,000 का तैयार हुआ है, तो 20,000 रुपया और इनकम है, इसलिए ये कहता है कि 1,20,000 रुपए पूरी इनकम होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अगर हम लोग इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं, इफ यू आर कन्वर्टिंग इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट, then the fair market value on the date of conversion will be considered as PGBP income. Understood everyone? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आइए अगला पॉइंट देखते हैं।
फोर्थ है इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। पहले आपको बताएं क्या होता है स्पेक्यूलेटिव। 5 हेड ऑफ इनकम आपको बताई गई है। पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है पीजीबीपी, चौथा है कैपिटल गेन, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पीजीबीपी के अंदर सब हेड है ये स्पेक्यूलेटिव जो है, स्पेक्यूलेटिव इनकम, ये सब हेड है पीजीबीपी का, लेटिव इनकम। जैसे कैपिटल गेन का भी सब हेड होगा। अब देखेंगे इसके अंदर 2 हेडिंग आएगी, एक आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बाकी में कोई सब हेड नहीं है। सैलरी के अंदर कोई सब हेड नहीं है, जो भी है डायरेक्ट सैलरी की इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी में भी कोई सब हेड नहीं है। पीजीबीपी में एक सब हेड आता है स्पेक्यूलेटिव, ठीक है, मतलब स्पेक्यूलेटिव इनकम भी पीजीबीपी का हिस्सा है, एक सब हेडिंग है। तो जैसे जब हम पीजीबीपी की हेडिंग देते हैं ना, तो इसके अंदर पहले जो भी मेरा नॉर्मल बिजनेस होता है वो सब लिखते हैं, ठीक है, फिर एक सब हेडिंग देते हैं इसी के अंदर स्पेक्यूलेटिव इनकम, और इसके अंदर जो भी स्पेक्यूलेशन वाला होता है वो लिखते हैं, ठीक है। ये स्पेक्यूलेटिव इनकम पीजीबीपी के अंदर लिखाता है, ये इसका पार्ट है। जैसे जब कैपिटल गेन में जाएंगे तो इसके 2 पार्ट है, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म भी है। तो कुछ शॉर्ट टर्म में जाता है, कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाता है, ठीक है। आईयूएस का कोई सबहेड नहीं है। तो स्पेक्यूलेटिव इनकम इज सबहेड ऑफ पीजीबीपी। However, such speculative business shall be deemed to be distinct and separate from other business. इस speculative business को बाकी business से अलग ट्रीट करेंगे, मतलब एक हेडिंग बना के अलग से लिखेंगे, ठीक है। The term speculative transaction means a transaction in which a contract for purchase or sale of share is settled otherwise than by way of actual delivery. क्या है speculative income? स्पेक्यूलेटिव इनकम अराइज होता है जब आप शेयर्स में डील करते हो। बच्चों पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा सा शेयर मार्केट समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको शेयर मार्केट नहीं समझाऊंगा तो आपको ये इनकम नहीं समझ में आएगी। पहले ये तो बताइए इनकम आती कैसे है। पहले ही बता देंगे इस पे टैक्स लगेगा, ऐसे टैक्स लगेगा। अरे इनकम तो पता ही नहीं है कैसे आती है, तो टैक्स क्या समझेंगे। अब हालांकि मेरा पढ़ाने का काम आपको इनकम टैक्स है, टैक्स कौन सी इनकम पे सरकार कह रही है, लेकिन मुझे पता है कि आप शायद इस इनकम को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले ये इनकम समझाते हैं। शेयर्स में 2 तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट और ये दूसरा कहलाता है एफ&ओ मार्केट। आप बेसिकली जिस मार्केट को जानते होंगे ना शेयर का, वो स्पॉट मार्केट ही है। पहले हम नॉर्मल छोटे मार्केट की बात कर लेते हैं, स्पॉट मार्केट। ये क्या है, कैसे आप शेयर्स में डील करते हैं, हाउ डू यू डील इनटू शेयर्स, कैसे आप शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। क्या आपको यह बात पता है कि आज शेयर्स के फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलते, आज शेयर्स डीमेट अकाउंट में होते हैं। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में जाता है, अगर बेचते हैं तो डीमेट अकाउंट से निकल जाता है। यह सिस्टम होता है। पहले के जमाने में शेयर का सर्टिफिकेट आता था, कंपनी प्रिंट करके सर्टिफिकेट भेजती थी, वो आपके पास शेयर्स होते थे। आज शेयर्स ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है शेयर। छोड़ दीजिए मार्केट की बात, पहले थोड़ा शेयर पे ही और चर्चा कर ले आपसे, कैसे हम लोग शेयर्स में डील करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे शेयर्स में डील करना है, तो सबसे पहले मैं अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाऊंगा, ठीक है। कहां खाता खोल सकते हैं आप डीमेट अकाउंट, किसी भी बैंक में चले जाइए, लगभग सारे ही बैंक डीमेट अकाउंट खोलते हैं। आईसीआईसीआई में चल जाइए, एक्सिस बैंक में चल जाइए, यस बैंक में चल जाइए, बहुत सारे बैंक डीमेट अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। डीमेट अकाउंट खोलने का काम किसके पास है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। NSDL National Securities Depository Limited and this is CDSL Central Depository Securities Limited, कुछ ऐसे ही है। NSDL और CDSL इनके पास डीमेट अकाउंट खोलने का अधिकार है, ये डीमेट अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने अपनी
एजेंसी दे रखी है सभी को, ये भी सब एजेंसी दे रखा है। बड़े सारे ब्रोकर, आप एक शहर में कम से कम 1000 लोग से अधिक डीमेट अकाउंट खोलते होंगे। तो ये या तो वो सीडीएसएल की एजेंसी ले रखे होंगे या एनएसडीएल की एजेंसी ले रखे होंगे। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि आईसीआईसीआई बैंक में भी जाएंगे तो डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, तो आईसीआईसीआई बैंक ने या तो एनएसडीएल की एजेंसी ली होगी या सीडीएसएल की एजेंसी ली होगी। मतलब अल्टीमेटली आपका खाता आईसीआईसीआई में नहीं खुल रहा है, भले जाके आईसीआईसीआई में खोल रहे हो, वो खाता आईसीआईसीआई में नहीं खुल रहा है डीमेट अकाउंट, वो खुल कहां रहा है, या तो एनएसडीएल में या तो सीडीएसएल में, जिसकी वो एजेंसी ले रखा होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि डीमेट अकाउंट खोलने का हक सिर्फ इन्हीं के पास है, खुलता हजारों लोग के थ्रू है। ठीक है, बड़े सारे शेयर के ब्रोकर है वो भी खोल रहे हैं, तो खोल कहां से रहे हैं, जिसकी एजेंसी ली है उसके यहां खोल देना है आपका खाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लिया। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद अब मैं एक ब्रोकर के यहां जाता हूं और वहां से शेयर खरीद लेता हूं। ठीक है, ब्रोकर हाउस देखियो ना, बहुत सारे ब्रोकरिंग हाउसेस वगैरह आपके शहर में भी होंगे। शेयर मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो होता है 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। 9:30 बजे सुबह खुलता है और दोपहर में 3:30 बजे बंद हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे शेयर मार्केट खुलता है। ठीक है, मैंने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया है बच्चों, और आज मेरा पहला दिन है, मैं शेयर खरीदने और बेचने जा रहा हूं। ठीक है, तो घर पे पूजा वूजा करके पहुंच गया, आज पहली बार शेयर का मजा चखने जा रहा हूं। ठीक है, माई फर्स्ट डे। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि शेयर में कैसे खरीद बिक्री की जाती है। ठीक है, आज मेरा पहला दिन है। ठीक है, मैं गया 9:30 बजे डॉट मार्केट में बैठा हुआ हूं, मैं देख रहा हूं सभी शेयर के भाव क्या चल रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा कि रिलायंस कंपनी का जो भाव है वो 120 रुपए है और मुझे लगता है ये बढ़ेगा। मैंने खटाक से +120 शेयर कर लिया एट द रेट ऑफ 100 शेयर खरीद लिया 120 रुपए के भाव से, +100 शेयर एट द रेट ऑफ 120। बच्चों, प्लस का मतलब क्या होता है? अब मैं शेयर की भाषा बोलना शुरू कर रहा हूं। प्लस का मतलब होता है खरीदना और माइनस का मतलब होता है बेचना। ठीक है, जैसे आप भी किसी ब्रोकर के पास जाएंगे ना तो ऐसे ही बोलेंगे, प्लस कर लो तो 20 शेयर प्लस कर लो, समझ जाएगा वो। प्लस का मतलब खरीदना है, माइनस कर दो मेरे शेयर, मतलब बेचना है। प्लस शेयर एट द रेट ऑफ 120 मैंने कर लिया। ठीक है, अब मैं शेयर मार्केट में बैठा हुआ हूं, पता है मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूं? शेयर के भाव बढ़ने का। 120 में खरीदा हूं, बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा। ठीक है, मैंने कुछ ही देर बाद 9:30 या 32 पे तो मैंने खरीदा था और 10 बजे के आसपास शेयर का प्राइस हो गया था 130 रुपया। मैंने खटाक से बोला माइनस कर दो 100 शेयर एट द रेट ऑफ 130। मैंने 100 शेयर खरीदा 120 में, माइनस भी कर दिया 130 में। ठीक है, कितना कमाया मैंने आज? मैंने 100 शेयर पे 10 रुपए कमाया। बच्चों, 120 में खरीदा था, 130 में बेचा तो 10 रुपए कमाया। 100 शेयर में ट्रांजैक्शन किया था तो मैंने 10 × 100 1000 रुपए आज कमाए। बच्चों, जब आप शेयर में डील करते हो तो 2 खर्चे भी लगेंगे। एक तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है जो सरकार लेती है, और दूसरा ब्रोकरेज होता है। ब्रोकरेज का मतलब दलाली। जिस ब्रोकर के थ्रू आपने शेयर खरीदे बेचे हैं वो अपनी ब्रोकरेज देगा। ठीक है, और 1000 रुपए में मेरे हिसाब से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और ब्रोकरेज वगैरह सब मिला के बहुत आएगा तो 10 रुपए के अंदर अंदर आएगा, दोनों मिला के बच्चों। ठीक है, 10 के अंदर अंदर ही होगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्यों 990 बोले? बच्चों, आप हमेशा समझ लेना कि 2 चीज सर ने पे की होगी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और ब्रोकरेज। ठीक है, क्या क्या पे किया होगा? एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और दूसरा ब्रोकरेज। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा और ब्रोकरेज वो ब्रोकर ले लेगा जिसके दुकान में बैठ के आप ये खरीद बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, वो ले लेगा। कितना होगा? सब दोनों मिला के ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया होगा। उसमें उसकी ब्रोकरेज भी हो गई, सरकार का एसटीटी भी हो गया। तो हम लोग 990 अब बोलेंगे ना तो कंफ्यूजन होगी। अब सीधे सीधे हमको बोलने दीजिए 100 रुपया कमाए, समझ जाना कि 990 ही कमाए होंगे। ठीक है ना? मुझे 1000 रुपए बच गए। शाम को मेरा ब्रोकर हिसाब किताब करेगा और मुझे सीधे 1000 रुपए पकड़ा देगा।
मुझे 120 इंटू 100 12,000 रुपए दे के 13,000 रुपए उससे नहीं लेने हैं बच्चों, वो डिफरेंशियल सीधे मुझे 1,000 रुपए दे देगा। अब बात आती है, जो मेरा डीमेट अकाउंट है, ये मेरा डीमेट अकाउंट है, क्या डीमेट अकाउंट में ये शेयर की खरीद और बिक्री रिकॉर्ड की गई कि नहीं की गई? शेयर जब मैंने खरीदा और बेचा तो क्या डीमेट अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया गया? प्लस 100 माइनस 100 हुआ? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 3:30 पे जितने शेयर बच जाते हैं आपके पास, जो कटते नहीं है, खरीदा बेचा दिन भर में बराबर हो गया, ठीक है। डीमेट अकाउंट पे इफेक्ट तब आता है जब 3:30 पे कोई शेयर की खरीद रह गई जो बिका नहीं, या फिर बिक्री हो गई आपने खरीदा नहीं, वो सब इफेक्ट आता है इस पे। कोई ओपन ट्रांजैक्शन रह जाता है जिसको हमने बराबर नहीं किया, ये स्क्वायर ऑफ हो गया, खरीद बिक्री बराबर यानी कुछ नहीं है, दिन भर का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसे ट्रांजैक्शन को कहा जाता है इंट्रा डे ट्रांजैक्शन। जो हम सुबह सुबह मतलब जिस दिन खरीदे उसी दिन बेच देते हैं ना, तो वो शेयर डीमेट अकाउंट में नहीं जाता। ऐसे ट्रांजैक्शन को कहा जाता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब ये होता है क्या है? विद इन डे, सेम डे, इट्स कॉल्ड इंट्राडे। सेम डे प्लस और माइनस जो होता है उसकी जो इनकम होती है उसे कहा जाता है स्पेकुलेशन इनकम। आई होप अब समझ में आ गया आपको। समझ में आया स्पेकुलेशन इनकम क्या होती है? जो शेयर खरीद और बिक्री सेम दिन होती है, आज खरीदे तो आज ही बेचे, अगर ऐसा होता है तो उस इनकम को कहा जाता है स्पेकुलेशन। और ध्यान दीजिएगा, ये इंट्राडे ट्रांजैक्शन है, इसका इफेक्ट डीमेट अकाउंट पे जाता भी नहीं है, कोई खरीद बिक्री रिकॉर्ड नहीं होती। खरीद बिक्री बराबर हो गया, खत्म हो गया, ये तो जुआ हो गया बस, खरीदे बेचे काम खत्म, डिफरेंस लीजिए घर जाइए, ये है स्पेकुलेशन इनकम। अगला दिन आइए, पहले दिन तो मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया, घर मिठाई उठाई लेके गए थे। अगले दिन का सुनिए। अगले दिन मैं गया, जैसे ये देखा रिलायंस कंपनी के शेयर का भाव चल रहा है 180 रुपया, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। ओ माय गॉड, 180 रुपया पहुंच गया। कल मैंने 120 का बेचा था, अगर कल ना बेचा होता, आज बेचा होता तो मजे आ गए होते एकदम से। 180 रुपए का भाव चल रहा है, मुझे लग रहा है कि भाव बहुत ज्यादा है, मैंने 100 शेयर बेच दिए एट द रेट ऑफ 180। मैंने शेयर बेच दिए। बच्चों ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मेरे पास शेयर है क्या? नहीं, मेरे पास तो कोई शेयर ही नहीं है। कल मैंने 100 खरीदे थे, कल के कल 100 बेच दिए, मेरे पास शेयर कहां है? डीमेट अकाउंट देखो, ये रहा मेरा डीमेट अकाउंट, खाली खलियर, कुछ नहीं है इसमें, एक भी शेयर नहीं है मेरे पास। जाते ही शेयर बेच दिया। 100 शेयर बेच सकता हूं, हाँ या ना? शेयर ना होते हुए भी बेच सकता हूं? क्या लगता है आपको? बेच सकता हूं। मेरे पास शेयर नहीं है तो भी मैं बेच सकता हूं। रीजन बीइंग कि अगर ये शेयर मैंने आज बेचा है तो मुझसे शेयर है कि नहीं है ये पूछने वाला कोई नहीं है। 3:30 पे हिसाब होगा, और 3:30 शाम को हिसाब होगा। उसके पहले अगर शेयर खरीद लिया तो वैसे ही कट के बराबर हो जाएगा, काम खत्म। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप शेयर बेच भी सकते हो, अगर आपके पास नहीं है शेयर तो भी बेच लीजिए ना, लेकिन ध्यान रखिएगा बेच दिए तो 3:30 के पहले पहले खरीदना पड़ जाएगा, क्योंकि खत्म करना है ट्रांजेक्शन। अब मैं इंतजार कर रहा हूं किस बात का? शेयर परचेज करने के लिए। भाव नीचे आए ये चाह रहा हूं कि भाव बढ़ जाए ये चाह रहा हूं? क्या है मेरी चाहत? भाव नीचे आए। नीचे आएगा शेयर का प्राइस, खरीदेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि बेस तो 180 का दिए ही है। खरीद ले कम का, 170 का खरीद लेंगे, फायदा हो जाएगा। नसीब तो लगता है लिखवा के आए हैं कहीं से, भाव सचमुच गिर गया। 100 शेयर मैंने खरीद लिया 160 रुपए के रेट में। 100 शेयर खरीदा 160 के रेट में, 180 के भाव में बिका था। 20 रुपए पर शेयर कमा लिए आप, ज्यादा में बेचे हो ना, 20 रुपए पर शेयर कमा लिए। 100 शेयर पे कितना हो गया? 2000 रुपए। सेम डे ट्रांजेक्शन हो गया, खरीद बिक्री, हाँ, स्क्वायर ऑफ, खत्म हो गया। डीमेट अकाउंट में कुछ जाएगा नहीं। यही तो मैं कह रहा था आपसे कि पहले भी बेच दियो तो कौन सा फर्क पड़ रहा है? 3:30 पे तो बस यही देखा जाता है, पर्चे प्लस और माइनस बराबर हो गया, क्या हो गया? तो काम खत्म, बस डिफरेंस देगा ब्रोकर, काम खत्म आपका। कोई मुझसे पूछने ही नहीं आ रहा पहले बेचे पहले खरीदे, कुछ नहीं, बस बराबर कर दो शाम को। और अगर मेरे पास 10 शाम को 500 नहीं किए होते तो मेरे पास यहां होता तो डीमेट से निकल जाता शेयर। बात करते हैं अभी, वो भी करेंगे। तो दूसरे दिन क्या हुआ आपको समझ में आ गया ना? पहले बेचा था बाद में खरीदा, करके बराबर कर दिया, 2000 रुपए कमा लिया।
2000 रुपए कौन सी इनकम है बच्चों? स्पेकुलेशन है, इंट्राडे ट्रांजेक्शन हुआ है, इसी को स्पेकुलेशन कहा जाता है। रट लो, इंट्राडे ट्रांजेक्शन शेयर का स्पेकुलेशन कहलाता है। ठीक है। तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन मैं गया और देखा कि प्राइस वापस से 110 रुपया हो गई है। ओह माय गॉड, प्राइस तो बहुत कम हो गई। मैंने कहा चलो भाई खरीद लेते हैं 100 शेयर एट द रेट ऑफ 110। अब इंतजार किस बात का है? बढ़ जाए प्राइस की घट जाए? भाई बढ़ेगा तब ना मजा आएगा, खरीदे हो शेयर तो बढ़ेगा तब मजा आएगा। प्राइस 110 से 105 हो गई, 100 हो गई, 90 हो गई, 92 हो गई, फिर 98 भी हो गई, लेकिन कम ही रहा। मैंने बेचा नहीं, हमने कहा छोड़ो हटाओ, बाद में बेच लेंगे। ठीक है, क्योंकि घाटा हो रहा था। शेयर की प्राइस 95 रुपए थी 3:30 में, मैंने नहीं बेचा। अब आज क्या होगा? आज 100 शेयर इंटू 110, 11,000 रुपए ब्रोकर मुझसे मांगेगा, प्लस थोड़ा सा और मांगेगा, ब्रोकरेज और एसटीटी मिला के। ये तो पता है ये ना कि इतना खर्चा लगता है थोड़ा सा, तो वो 11,000 प्लस ब्रोकरेज प्लस एसटीटी मुझसे मांगेगा। और मेरे डीमेट अकाउंट में आज देखिए 100 शेयर आ गए। आज मेरे डीमेट अकाउंट की बोनी हुई है तीसरे दिन जाके। तो डीमेट अकाउंट में शेयर तभी जाता है जब वो प्लस माइनस बराबर नहीं होता सेम डे। यहां देखिए प्लस माइनस बराबर नहीं हुआ, मैंने खरीदा, शेयर खरीदारी हो गई मेरी आज, तो मुझे देना भी कितना पड़ा? 11,000 रुपीज, और वो शेयर आ गए मेरे डीमेट अकाउंट। ठीक है ये बात। चौथे दिन आई है, फोर्थ डे। फोर्थ डे बच्चों मैंने देखा शेयर का प्राइस 160 रुपए चल रहा है। मैंने कहा वाह 160 रुपए, बेचो, धक से बेचो 100 शेयर। मैंने 100 शेयर 160 में बेच दिया। भाई 100 शेयर मेरे पास है भी, तो मुझे कोई डर भी नहीं है, मेरे डीमेट अकाउंट में है तो 100 शेयर बेच दिया मैंने, मुझे कोई डर नहीं है आज तो बेचने में। सेकेंड डे जब बेचा था तो एक मन में डर था, खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि था नहीं ना शेयर उस दिन। आज शेयर बेचे हैं तो कोई डर भी नहीं है, क्योंकि मेरे डीमेट अकाउंट में 100 शेयर पड़े हैं, खरीदना भी जरूरी नहीं है मेरे लिए। लेकिन मैंने देखा भाव गिर गया, 140 का हो गया थोड़ी देर में, मैंने 100 शेयर खरीद लिए 140 के भाव में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए चौथे दिन क्या हो रहा है। चौथे दिन आपके पास पहले से डीमेट अकाउंट में 100 शेयर थे, आपने 100 शेयर बेचा और फिर 100 शेयर खरीदा। अब जानना ये चाहते हैं ये जो 100 शेयर बिका है ये कौन सा बिका है? ये जो बाद में खरीदे थे ये वाला बिका है, या डीमेट अकाउंट वाला 100 शेयर बिका है? कौन सा वाला बिका है? जो पहले से मेरे खाते में था वो बिका, या जो बेचने के बाद खरीदे हैं वो बिका है? क्या लगता है आपको बच्चों? ये जो 100 शेयर बिक रहा है ना, ये शेयर नहीं बिक रहा डीमेट अकाउंट वाला। होता क्या है, 3:30 पे जितने प्लस माइनस होते हैं पहले उसको काट दिया जाता है, -100 + 100 काट दिया जाएगा। ये इंट्राडे ट्रांजेक्शन हो गया। दिस इज अगेन इंट्राडे ट्रांजेक्शन। और इसमें मैंने कमाया कितना? 20 रुपए पर शेयर, 100 शेयर पे 2,000 रुपए। और ये मेरी कौन सी इनकम है? स्पेक्यूलेशन। क्या ये डीमेट अकाउंट में कोई असर आया आज चौथे दिन? कोई असर नहीं आया। डीमेट अकाउंट में 100 शेयर पड़ा था, पड़ा है आज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो यही होता है, पहले दिन भर के ट्रांजेक्शन को काट दिया जाता है और फिर जो बच जाता है वो डीमेट अकाउंट से जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5th डे मैंने 50 शेयर बेचे एट द रेट ऑफ 170 और कुछ खरीदा नहीं, तो अब ये 50 शेयर कहां से जाएगा? यहां से जाएगा डीमेट अकाउंट से। यहां अब हो जाएगा यहाँ पे 50 शेयर, -50 होने के बाद ये 50 शेयर बच जाएगा यहाँ पे, और ये यहां से चला जाएगा। जब मैं शेयर डीमेट अकाउंट से बाहर निकाल के बेचता हूं तो जो ऐसे ट्रांजेक्शन को कहा जाता है इंटरडे ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंटरडे क्यों? क्योंकि खरीदा किसी और दिन था, बेचा किसी और दिन। तो डीमेट अकाउंट से शेयर जाता है। जब खरीदा किसी और दिन था और बेचा किसी और दिन, तो वो शेयर यानी डीमेट में था, वहां से निकला है, तो इसे कहा जाता है इंटरडे ट्रांजेक्शन।
और जो दिन भर का सुबह शाम वाला स्क्वायर ऑफ होके खत्म हो जाता है उसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रांजैक्शन। तो यही स्पॉट मार्केट में आपको समझा रहा था। ये जो स्पॉट मार्केट होता है इसमें दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है इंट्राडे और दूसरा होता है इंटरडे ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर हम इंट्राडे ट्रांजैक्शन की बात करें तो जो इनकम आती है वो होती है स्पेक्यूलेशन। इंटरडे आज खरीदा कल बेचा, ठीक है, या आज खरीदा 1 साल बाद बेचा, या आज खरीदा 10 साल बाद बेचा। इंटरडे का मतलब खरीदने और बेचने का दिन अलग अलग, इंट्राडे का मतलब विद इन सेम डे। ठीक है, अगर इंटरडे ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम या तो कैपिटल गेन होती है और या फिर क्या होती है, पीजीबीपी। अब प्रश्न उठता है सर कैपिटल गेन कब होगी, पीजीबीपी कब होगी। वैसे तो ये चार्ट आपको पूरा रख लेना है। शेयर्स में अगर मैं इंट्राडे ट्रांजैक्शन करता हूं, विद इन द सेम डे खरीद बिक्री करता हूं, तो स्पेकुलेशन इनकम है। स्पेकुलेशन भी पीजीबीपी का सब हेड ही है, ये भी पीजीबीपी का सब हेड है। जब पीजीबीपी लिखते हैं तो मतलब मेन हेड, और स्पेकुलेशन लिखे तो मतलब पीजीबीपी का सब हेड जो स्पेकुलेशन उसके अंदर जाएगा। अगर हम इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैपिटल गेन और पीजीबीपी दोनों होता है। कब कैपिटल गेन और कब पीजीबीपी? अगर आप ये कहते हैं कि मैंने जो शेयर खरीदा है वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट अगर शेयर आपके लिए है तो वो आपके लिए कैपिटल एसेट है और इनकम कैपिटल गेन होगी। लेकिन जब आपने शेयर खरीदा और आप कहते हैं ये मेरे लिए इन्वेंट्री है, मैं तो बस शेयर खरीदता हूं बेचता हूं, मैं तो इन्वेंट्री की तरह इसको ट्रीट करता हूं, स्टॉक है ये मेरे लिए, शेयर्स आर सिंपली इन्वेंट्री टू मी। खरीदा ज्यादा मिलेगा तुरंत बेच देंगे, दुकानदारी करते हैं शेयर की। शेयर खरीदना बेचना यही मेरा धंधा है, यही काम ही है। सस्ता खरीदे महंगा तुरंत हुआ बेचे, ठीक है, 2 रुपया 4 रुपया कुछ भी मिलेगा बेच देंगे। अब कुछ लोग शेयर खरीदे बेचे ये नहीं करते हैं, खरीदते हैं 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं, 200 रुपया हो जाता है तब बेचते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदते हैं, लंबे समय तक बैठ के इंतजार करते हैं। अब वो लोग खरीदते बेचते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप खरीदते बेचते रहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये कौन बता पाएगा? ये आप ही बता पाओगे। सरकार कहती है मैं इसमें इंटरफेयर भी नहीं करती, वो इसलिए क्योंकि जैसे मान लो मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूं शेयर में, ठीक है, खरीदता हूं, जब बढ़ जाता है बहुत तो बेच देता हूं। लेकिन आज क्या हुआ, मैंने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का और कल ही वो 200 रुपए का हो गया। मैं हमेशा रख के बेचता हूं, लेकिन अब मैं बेच दूंगा कि नहीं? बिल्कुल बेच दूंगा भाई, एक दिन में दुगना हो गया है, कहीं गिर गया तो ठीक है, तो मैं तुरंत उस शेयर को बेच देता हूं। तो क्या मैं तुरंत उसको बेच दिया तो क्या अब ये कहलाएगा कि मेरे लिए शेयर इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक हो गया है? नहीं, आज भी इन्वेस्टमेंट ही हम करते हैं, हम इन्वेस्टर ही हैं। बेसिकली जनरली आप क्या करते हो उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। जनरली आप क्या करते हो, ज्यादातर आप खरीदते ही बेच देते हो तो आप ट्रेडर हो शेयर के, और अगर आप खरीद के होल्ड करके फिर बेचते हो तो आप इन्वेस्टर हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेयर पे हमने क्या किया वो एक अलग विषय है। ठीक है, कभी कभी जो हम हमेशा होल्ड करके बेचता है वो भी कभी कभी अगले दिन बेच देता है। ठीक है, और कभी कभी जो अगले दिन बेच देता है वो भी 10 साल तक होल्ड करना पड़ जाता है क्योंकि भाव अच्छा नहीं मिला, इसलिए बेचारा बेच नहीं पाया, नहीं तो एक ही दिन में बेच देता वो। तो ये नहीं देखिए आप कि उस शेयर को कितने समय में बेचा गया, ये देखिए कि वो जो पर्सन है उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम ही बता दो। अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम्हारी इनकम पीजीबीपी है, अगर तुम इन्वेस्टर अपने आप को कहते हो तो तुम्हारी इनकम कैपिटल गेन है। बस जो आप कहेंगे वो मान लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या मानना है? अगर एग्जाम में लिखा नहीं है कि वो ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है तो आप इन्वेस्टर मानेंगे और इनकम कैपिटल गेन में जाएगी, ट्रेडर नहीं मानेंगे। और इंट्राडे में नहीं सोचिएगा, इंट्राडे अगर सेम डे सेल किए, चाहे हम इन्वेस्टर है ट्रेडर है कुछ भी, अगर आज खरीदे आज बेचे तो वो इनकम स्पेकुलेशन ही है। ध्यान देना बच्चे, यहीं पे गलती करते हैं। वो बात करता है इंट्राडे की और बोलता है कि यू आर एन ट्रेडर। अरे इंट्राडे हो रहा है, ट्रेडर है या कुछ भी है, इन्वेस्टर है,
फर्क थोड़ी ना पड़ता है। इनकम कौन सी है? स्पेकुलेशन। ठीक है यहां तक। अब एक दूसरे मार्केट को समझते हैं हम लोग, एफ&ओ मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। ये क्या होता है? ये समझ लीजिए बड़ा वाला जुआ है। ये जो अभी स्पॉट मार्केट हम शेयर खरीद बेच रहे थे ना, ये तो ठीक है, ये तो फिर भी गनीमत है। एफ&ओ मार्केट तो प्योर तरीके से जुआ है, ये ऐसे समझ लीजिए। इसमें शेयर की एक्चुअल खरीद बिक्री होती ही नहीं है। इस मार्केट में शेयर की एक्चुअल खरीद बिक्री नहीं होती है, बस सौदा लगाया जाता है। ऐसे होता है सौदा। फ्यूचर के लिए सौदा होता है, मतलब जुआ खेला जाता है कि फ्यूचर में भाव घटेगा कि बढ़ेगा, इसका सौदा होता है। ठीक है, ये बड़ा गैम्बलिंग है। बड़ा, जो लोग ज्यादा बड़ा जुआ खेलते हैं ना, वो एफ&ओ मार्केट में जाते हैं। और छोटे लोग तो स्पॉट मार्केट में शेयर खरीदे बेचे, 100 रुपए का खरीदे 120 का बेच दिए, 102 का बेच दिए। ये तो छोटी वाली कहानी है, ये बड़ी कहानी है। यहां ऐसे ट्रांजेक्शन होता है। मैं कहता हूं, मैं 3 महीने बाद का रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं 500 के भाव में। 3 महीने बाद का, 3 महीने बाद का, आफ्टर 3 मंथ मैं रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं 500 के भाव से, एट द रेट ऑफ 500। ठीक है, कुछ खरीदना विदना नहीं है, 3 महीने के बाद का बस सौदा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर 3 महीने के बाद रिलायंस कंपनी के शेयर का भाव 520 रुपया था, तो मैंने क्या बोला था कि मैं 500 के भाव में खरीदने को तैयार हूं, और भाव चल रहा है 520, यानी 20 रुपया मुझे फायदा हो गया, मुझे 20 रुपये मिल जाएगा। अगर 3 महीने बाद रिलायंस कंपनी का भाव कितना हो गया? 490, तो मैंने क्या बोला था? 500 के भाव में खरीद रहा हूं, 490 हो गया, तो 10 रुपए मुझे क्या हो गया? घाटा, मुझे 10 रुपए देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये होता है एफ&ओ मार्केट। ज्यादा मत समझिए, नहीं तो आप भी जुआ खेलने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप ना खेलें जुआ, इसलिए आपको कम ही समझा रहे हैं। अभी आप कम से कम जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है, और हमको ये इनकम समझाना भी नहीं है, सच पूछे तो हमको तो बताना है कौन से मार्केट से कौन सी इनकम आती है और वो कहां पे टैक्सेबल होती है, बस यही समझाना है। एफ&ओ मार्केट क्या है? प्योर जुआ। ठीक है, 3 महीने बाद का शेयर मैंने कहा कि रिलायंस कंपनी के 500 के भाव में खरीदूंगा, क्या मैं सचमुच खरीदूंगा? खरीदना नहीं है, बस जुआ हो रहा है। भाव अगर बढ़ गया तो फायदा मेरा, घट गया नुकसान। ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। इस मार्केट से जो भी इनकम आती है वो पीजीबीपी की इनकम कहलाती है, वो बिजनेस की इनकम है। चलिए, पूरा शेयर मार्केट रट लिए कि नहीं रट लिए, पहले ये बताओ। शेयर में अगर स्पॉट मार्केट है, स्पॉट मार्केट में तुरंत खरीद बिक्री होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में फ्यूचर का सौदा होता है। ठीक है, बाद का सौदा होगा, 1 महीने बाद का, 2 महीने बाद का, 3 महीने बाद का सौदा करेंगे। अरे जबरदस्ती अंदाज लगाएंगे कि भाव क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, और उस हिसाब से सौदा कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है इसमें। स्पॉट मार्केट में क्या होता है? तुरंत खरीद बिक्री होती है। अगर तुरंत खरीद बिक्री में भी अगर आज खरीद के आज बेच दिए तो इंट्राडे स्पेकुलेशन। ठीक है, अगर इंटरडे ट्रांजैक्शन हो रहा है, खरीदे आज बेचे आज के कभी भी बाद में, इंटरडे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इफ आई एम एन ट्रेडर तो पीजीबीपी, इफ आई एम एन इन्वेस्टर देन कैपिटल गेन, एंड इन केस ऑफ एफ&ओ मार्केट द इनकम विल ऑलवेज बी पीजीबीपी। अब जैसे शेयर मार्केट होता है ना बच्चों, वैसे ही कमोडिटी मार्केट भी होता है, पता है आपको? कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट आपने सुना होगा, सेंसेक्स सुने? सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स घट गया, वो शेयर मार्केट का इंडेक्स है। कमोडिटी मार्केट का इंडेक्स होता है एमसीएक्स। और अगर आप ये सब नहीं जानते हो ना, तो आज सभी बच्चे घर जाके 1 घंटा सीएनबीसी चैनल देखेंगे। कौन सा चैनल? सीएनबीसी चैनल। 1 घंटा देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जो जीटीवी और सोनी टीवी देखते हैं ना, इंटरटेनमेंट चैनल, वो सारे बच्चे आज घर जाके सीएनबीसी चैनल देखेंगे। 1 घंटा देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। कमोडिटी मार्केट, ये वो मार्केट है जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन से लेके हल्दी, धनिया, मर्चा सब खरीद सकते हैं।
क्या इस मार्केट में हल्दी धनिया मिर्चा खरीद लिया जाता है? नहीं बच्चों, इसमें भी लोग ट्रेड करते हैं, ऐसे खरीदते हैं। हल्दी खरीद रहे तो हल्दी 1 किलो 2 किलो थोड़ी ना खरीदते हैं, यहां पे ऐसे खरीदा जाता है 1 लाख कुंटल सिर्फ सौदा करते हैं, खरीदना नहीं है कुछ। अगर मुझे लगता है बच्चों, देखिए ये क्या होता है इस मार्केट में, मुझे लग रहा है कि 3 महीने बाद हल्दी के भाव बढ़ जाएंगे, ठीक है, धनिया का भाव 3 महीने बाद बढ़ जाएगा, तो यहां सौदा होता है। कैसे होता है? मैं कहता हूं कि आई एम रेडी टू बाई, ठीक है, गोल्ड के भाव अगर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, आपको जैसा लगता है उस हिसाब से आप सौदा करते हैं, तो मैं सिर्फ सौदा करते हैं। 3 मंथ लेटर आई एम रेडी टू बाई 100 kg गोल्ड। अरे एक्चुअल में थोड़ी ना 100 किलो सोना खरीद के रखेंगे, सिर्फ सौदा कर रहे हैं। 3 महीने बाद 100 किलो सोना हम खरीदने को तैयार हैं एट द रेट ऑफ 31 लाख, 31 लाख रुपए किलो के हिसाब से, 31 लाख पर केजी के हिसाब से 100 किलो सोना हम खरीदने को तैयार हैं 3 महीने बाद का, ठीक है। अब मान लीजिए 3 महीने बाद जो रेट था वो था 30,90,000 रुपया। मैंने तो कहा था कि 31 लाख में खरीदूंगा, 30,90,000 हो गया, तो 10,000 रुपया, 10,000 पर केजी का मुझे घाटा हो गया। तो 100 किलो में कितना घाटा हो गया? 10,000 इंटू 100, घाटा कितना हो गया? 10040 और, ठीक है, 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। 10 लाख रुपए मुझे देने पड़ जाएंगे। अगर यही सोने का भाव बढ़ जाता तो डिफरेंस मुझे मिल जाता। बस सीधी सी बात है। देखो बच्चों, आप सौदा करते हो खरीदने का, तो बढ़ जाता है तो आपको पैसा मिल जाता है, डिफरेंस, जितना भाव बढ़ गया उतना मिल जाता है, जितना घट गया उतना देना पड़ जाता है, ठीक है। मुझे लगता है 3 महीने बाद धनिया का भाव बढ़ जाएगा, तो मैंने 1 लाख कुंटल धनिया का सौदा कर लिया। इतना धनिया मेरे पास खरीदने का, खरीदना क्या, बिकता ही नहीं है यार इस मार्केट में, बिकता थोड़ी ना है कुछ, यहां तो बस सौदा होता है ना इस मार्केट में। मैंने 1 लाख कुंटल धनिया का सौदा कर लिया, ठीक है, भाव बढ़ गया, डिफरेंशियल मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस कमोडिटी मार्केट की अगर हम बात करें तो यहां पे 2 तरीके की कमोडिटी में डीलिंग होती है। कमोडिटी मार्केट में 2 तरीके की डीलिंग होती है। एक होती है एग्रीकल्चरल कमोडिटी की डीलिंग। एग्रीकल्चर कमोडिटी का मतलब वो कमोडिटी जिसकी खेती होती है, जैसे कि हल्दी धनिया मिर्चा ये सब। और दूसरा हो गया नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी। नॉन एग्रीकल्चरल मतलब यहां पे आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकल, कॉपर, इन सब की भी तो ट्रेडिंग होती है, तो ये सब यहां आ जाएगा, ठीक है। ये जो हल्दी धनिया मिर्चा वाली आप ट्रेडिंग करते हो, इसकी जो इनकम आती है वो स्पेकुलेशन होती है। और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी पे जो इनकम आती है इसकी पीजीवीपी इनकम होती है। ठीक है, अगेन, ठीक है। कमोडिटी मार्केट में 2 तरीके के आइटम्स होते हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है, कि एग्रीकल्चर कमोडिटी हल्दी धनिया मिर्चा, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एनी अदर मेटल, ठीक है। जो हल्दी धनिया मिर्चा वाली ट्रेडिंग है उसमें जो इनकम आती है वो स्पेकुलेशन कहलाती है, और जो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी से इनकम आती है वो पीजीवीपी कहलाती है, ठीक है। अब पढ़ लिया जाए इसको। Income from speculative transaction, however, such speculative business shall be deemed to be distinct and separate from other business. The term speculative transaction means a transaction in which a contract for purchase or sale of shares is settled otherwise than by actual delivery. Speculative transaction क्या है? जहां पे शेयर का परचेज और सेल एक्चुअल डिलीवरी से नहीं होता है। बेसिकली एक्चुअल डिलीवरी हम कब कहते हैं, हम आपको बताएं, जब शेयर डीमेट अकाउंट में आता है फिर वहां से जाता है, तब हम कहते हैं डिलीवरी आई, डिलीवरी गई, ठीक है। क्योंकि आज ही खरीदे आज ही बेचे ना, तो कुछ आया गया नहीं, बस डिफरेंस मिल गया। तो वही तो स्पेकुलेशन है, जहां पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई, डीमेट में आया ना वहां से गया, ये नहीं हुआ जहां पे, ठीक है। However, it does not cover transaction in respect of trading in derivatives or commodity derivatives. Trading in derivatives or commodity derivatives. क्या है ये? डेरिवेटिव्स किसको कहा जाता है? एफएनडो मार्केट में डेरिवेटिव्स डील होता है, ये है डेरिवेटिव्स, ठीक है। और कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या है? ये है कमोडिटी डेरिवेटिव्स। कमोडिटी मार्केट में जिसमें डील होता है वो है कमोडिटी डेरिवेटिव्स,
F&O मार्केट में डील जिस आइटम पे करते हैं उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स, और कमोडिटी मार्केट में जिस आइटम पे डील करते हैं उसे बोलते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स. It does not cover transaction in respect of trading in derivatives or commodity derivatives. Also, it does not cover transaction by a company, the principal business of which is the business of trading in shares or banking. अगर एक कंपनी का बिजनेस ही क्या है, शेयर में ट्रांजेक्शन करना और बैंकिंग में ट्रांजेक्शन करना है, तो उसकी इनकम पीजीबीपी की होगी. फिर उसके लिए ये सब नहीं, स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन कुछ नहीं. अगर एक कंपनी शेयर्स में ट्रेड करती है या फिर बैंकिंग कंपनी है तो उसकी इनकम पीजीबीपी होगी. तो याद रखिएगा, शेयर में डील करने वाली कंपनी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी, इनके लिए चाहे कोई भी पोजीशन हो, ठीक है, स्पेक्युलेटिव नहीं हो सकता, पीजीबीपी रहेगा, कैपिटल गेन नहीं होगा. ठीक है, उनके लिए हमेशा बिजनेस इनकम ही कहलाएगी. शेयर्स की इनकम भी बिजनेस इनकम. ठीक है, तो एक बार इसको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको रट लीजिएगा कि शेयर्स के केस में क्या होता है. ठीक है, स्पॉट मार्केट में कौन सी इनकम है, F&O मार्केट में कौन सी इनकम है, एंड देयर आफ्टर कमोडिटी मार्केट की याद कर लीजिएगा. कमोडिटी मार्केट में एग्रीकल्चर कमोडिटी में ट्रेड हुआ है तो स्पेकुलेशन, नॉन एग्रीकल्चर में पीजीबीपी. हालांकि आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है क्योंकि शेयर मार्केट की नॉलेज हो आपको, ये बात जरूरी भी नहीं है. तो इसलिए हमने तो आपकी नॉलेज के लिए ये सारी बात बता दी, अदरवाइज आप याद भी कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा. ऑल्दो आई मेड यू कॉम्पिटेंट, आई मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट दीज मार्केट्स आर. ठीक है, कैसे यहाँ पे ट्रेड होता है, एक पार्शियल नॉलेज आपके दिमाग में आ चुकी है शेयर मार्केट की. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चार्जिंग सेक्शन. हम लोग ने 2 क्लासेस लगा दी और चार्जिंग सेक्शन को कंप्लीट किया है. ठीक है, तो आई होप इससे आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम कैसा है, जहां पे सिर्फ ये समझने में कि इनकम कौन कौन सी यहां पे टैक्सेबल होगी, इसमें अगर 2 क्लासेस लग जाती हैं तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का पर्सपेक्टिव क्या है, इस चैप्टर की कवरेज क्या होगी और कितनी इन डेप्थ क्लासेस हमें करनी पड़ेंगी यहां पे. ठीक है, सो विद दिस विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड आफ्टर द चार्जिंग सेक्शन.